अमिताभ बच्चन साहब उस समय, और मैंने उनके सामने चिट्ठी ऐसे फाड़ी और मैंने ऐसे फेंकी कि अब मैं तुमसे सेट में मिलूंगा, कि मेरी लाइन काटी हुई मनोहर सिंह नहीं काट सकते, तुमने कैसे हिम्मत की। प्रकाश झा जो है वो गाली गलौज और लोगों को डांटना और फटकारना और सब लोग उनसे दबदब के रहते थे। तो मैंने डायरेक्टर को छोड़ा नहीं, मैंने कहा आप ये गलत कर रहे हैं। अनुपम खेर साहब डकैत फिल्म में 5 लाख रुपए मिले थे उनको, सुनने में आया, और पूरी फिल्म में डकैत में नहीं थे। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टर्स को दबाने की कोशिश करते हैं। एकता कपूर के सीरियल्स में मुझे एक बार ऑफर हुआ कि आपको कुछ गालियाँ देनी है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं था। Pankaj Titoria ji. Our guest today is a talented Bollywood actor known for films like Sarfarosh, Apaharan, and Diwangi. With over 3 decades in theatre, TV, and cinema, he has made a mark in the industry. Beyond acting, he is a successful entrepreneur and an Amway diamond. His journey from Bollywood to business reflects his determination and versatility. तो आइए हम सीधे बात करते हैं। लेट्स वार्मली वेलकम पंकज टिटोरिया जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। मैंने आपकी कई वीडियोस देखी और मैं आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपके जो भी आपकी जो वीडियोस आई हैं, बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए, और मैं पूरे तहे दिल से अपने दिल से मैं आपसे बात करूंगा। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, ये और भी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना भी चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ कॉमन पीपल कि जी। आप रियल लाइफ में, हम इतने दिनों से आपसे बातचीत कर रहे हैं, इतने मतलब सिंपल, ग्राउंडेड, हंसमुख, लेकिन सर ये फिल्मों में क्या हो जाता है, इतने खूंखार, मतलब सीट पर बैठना मुश्किल हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं। इसके पीछे ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है? आप सही कह रहे हैं। मैं रियल ज़िंदगी में तो बहुत ही सॉफ्ट हूँ और हंसमुख मिजाज हूँ। और मेरे पिताजी के सिद्धांत सिखाए हुए, मेरे गुरु से जो भी शिक्षा मिली है ना, और मैं बहुत ही सात्विक हूँ। आज की डेट में जो भी बुरे ऐप थे वो सब छोड़ चुके हैं, है ना। और लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन हमको जो रोल ऑफर होते हैं उस तरह के होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आशीष जी कहना चाहूँगा, मैंने फिर भी कुछ ऐसे वल्गर रोल नहीं किए। मुझे काफ़ी ऑफर हुए, जैसे एकता कपूर के सीरियल्स में मुझे एक बार ऑफर हुआ कि आपको कुछ गालियाँ देनी है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं था। मैं आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने के भी मेरे वांदे थे। उस समय मुझे ऐसे कुछ ऑफर हुए थे कि आपको कुछ किसिंग सीन करना है, लिप टू लिप। तो वो भी मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैंने मना कर दिया, रिफ्यूज़, कि नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो भी मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकता हूँ। लेकिन मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे निभाना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को भी अच्छा लगता है। मैंने एक सीहॉक सीरियल किया था, उसमें मेन विलन था मैं, मनोज पावा जी के साथ। और वैसे कॉमेडी भी किया मैंने, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन मैं रियल ज़िंदगी में बहुत ही सॉफ्ट हूँ। सरफरोश मूवी में जब हमने आपको देखा, आप जिस तरीके से, जो आपका कॉरपोरेटर का रोल था, और आपने जिस तरीके से जो बोला, जो अदायगी थी, आमिर खान गुस्से में आ जाते हैं, वो वाला सीन तो बहुत ही ज्यादा, मतलब हॉरिबल, बहुत ज्यादा मतलब क्या कहें, प्रोवोकिंग सीन था। जी, 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 जी। तो उसके पीछे मतलब, क्योंकि कुछ कैमरा ऑन होने से पहले आप नॉर्मल मूड में होंगे, तो ये जो स्विच करते हैं आप, तो इसके लिए क्या कोई तैयारी करते हैं या बस हो ही जाता है, नेचुरल है? नहीं आशीष जी, क्या है ना, मैंने थिएटर स्टार्ट किया था 13 मई 85 में, मेरठ में, यूपी में। तो इतने साल हो गए, अब 40 साल के, पूरे 40 साल हो जाएंगे मई में। तो 40 साल यही किया है ना। तो इतनी तैयारी की है हर एक्टर की,
मतलब हर कैरेक्टर की तैयारी तो करनी होती है, तो इसलिए लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सेट पे माहौल भी अच्छा होता है। जब मैं वहाँ पहुँचा था, मेरा सिलेक्शन आमिर खान ने किया था, है ना, और मुझसे बातचीत की और उन्होंने डायरेक्टर को बोल दिया था कि हाँ ठीक है ये, क्योंकि आमिर खान का जो ये रोल था, वो उनके सामने एक ऐसे एक्टर को दिखाना था जहाँ इंट्रोडक्शन सीन था आमिर खान का। तो बड़े सहज तरीके से उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली मुझसे बातचीत की और बहुत ही प्यार से बातचीत की, और बीच-बीच में मुझे सजेशन भी दे रहे थे कि पंकज, अगर आप इस लाइन को ऐसे बोल सकते हैं तो अच्छा लगेगा शायद। और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा था कि आप कारपोरेटर बोल रहे हैं, कॉर्पोरेटर होता है, तो आमिर खान ने बोला, नहीं, नहीं, इनको बोलने दीजिए, अनपढ़ आदमी है तो ये बोल सकता है। तो आमिर खान ने मेरा जो काम था बड़ा आसान कर दिया था और बहुत कोऑपरेट किया था मुझे पहले दिन से, और हमने 3-4 दिन शूटिंग की थी सरफरोश की। और फिर जॉन साहब जो हैं, जॉन मैथ्यू, मैं ये कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही इज़्ज़त देने वाले इंसान हैं हर किसी को। उनके साथ मैंने 3 फ़िल्में की। सरफ़रोश के बाद मैंने शिखर की अजय देवगन के साथ, उसमें मेरा अच्छा रोल था मुकादम का। और तीसरी एक फ़िल्म थी न्यू लव स्टोरी, एक न्यू लव स्टोरी, जिसमें हिमेश रेशमिया थे, वो भी मैंने की। वो फ़िल्म नहीं रिलीज़ हो पाई, वो अलग बात है। तो स्विच तो हो जाते हैं, जब स्क्रिप्ट मिलती है, तैयारी करते हैं, और मैं थिएटर से हूँ, तो मैं काफ़ी तैयारी करके सेट पे गया था। तो और ज़्यादा रिटेक भी नहीं हुए थे इस सीन के, है ना? शायद वो 1 टेक ही था, है ना? जो मुझे याद है कि दोबारा रिटेक नहीं हुआ था वो। तो हो जाता है अगर तैयारी होती है तो। सर, एक तरफ तो हम देखते हैं कि लोग आजकल नेपोटिज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि जी फिल्मी दुनिया में आपका बैकअप होना चाहिए, गॉडफादर होना चाहिए। मगर आपने तो ये सारे मिथ और नियम सब आपने फेल कर दिया। आपने जैसा कि खुद ही कहा कि आप बाहर से थे, कोई बैकअप नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी आपने बॉलीवुड में झंडा गाड़ दिया। तो अगर हम थोड़ा पीछे चलें, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? वो कौन से लोग थे जिन्होंने टीवी में या फिल्मों में आपको ब्रेक दिया? आफ्टर ऑल ये तो आपका टैलेंट था कि लोगों को आपने मजबूर कर दिया काम देने के लिए। पर वो कौन थे जिन्होंने आपको पहले ब्रेक दिया? देखिए, मैं जब यहाँ आया था आज से 40 साल पहले, तो मैं थिएटर से आया, मैंने इप्टा जॉइन किया, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, और मैंने वहाँ कुछ नाटक शुरू किए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आज, जबकि मेरी ऑडियो कैसेट्स लोग सुनते हैं और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं हकलाता था जब मैं बॉम्बे आया था। तो मैं बोल नहीं पाता था सही तरह से, लेकिन मैं थिएटर में नहीं हकलाता था। तो मैंने मेहनत भी बहुत की। मैंने अपनी हकलाहट को दूर करने के लिए 4-4 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे मैंने कमरे में बंद करके मैंने प्रैक्टिस की, और ईश्वर से कहता था कि अगर मुझे भेजा है यहाँ, तो मुझे ज़रूर कामयाब करना, कि लोग मैं काम कर सकूँ। और ईश्वर ने सुनी मेरी, और आज परमात्मा की असीम कृपा है। तो मेरे को जो पहला ब्रेक कहूँ मैं, बॉलीवुड में तो मतलब फ़िल्मों में मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, नहीं कर पाया, मैं आगे बताऊँगा क्यों नहीं कर पाया। लेकिन मैंने थिएटर में मुझे अच्छे रोल मिले इप्टा में, और काफ़ी तारीफ़ भी मिली। मैं दिग्गज लोग जो थे थिएटर में, इप्टा में, जैसे सुधीर पांडे साहब, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, और जब उनसे मिला, उनकी सादगी देखकर और मैं मुरीद हो गया। राकेश बेदी साहब, मुश्ताक खान साहब, ए के हंगल साहब, और बहुत अच्छे-अच्छे अमृतपाल साहब, अखिलेंद्र मिश्रा हमारे साथ ही थे। सब लोगों ने बहुत प्रेम दिया, सुलभा आर्या जी। और मुझे जो ब्रेक कहूँ तो, मुझे फ़िल्म में तो ख़ैर सरफ़रोश थी, लेकिन मैंने प्ले में भी एक अच्छा ब्रेक मिला। और फिर मैंने जो टीवी किया, टीवी पर मेरा पहला सीरियल था। 92 में आया था, वो रिलीज़ हुआ था, रमन कुमार जी का। और पहला ही सीन मेरा रत्ना पाठक शाह, नसीर साहब की जो वाइफ़ है, उनके साथ एक टॉर्चर सीन था। उसमें बहुत तारीफ़ की रमन साहब ने, रत्ना जी ने भी तारीफ़ की। तो मैंने काफ़ी जो सीरियल्स किए, उसमें मुझे बहुत अच्छा अच्छा काम मिला। और मैंने कैप्टन व्योम किया, फिर चमत्कार किया अनंत महादेवन साहब का। और जो मैं ब्रेक अगर कहूँ, तो मुझे सबसे अच्छा ब्रेक 96 में मुझे मिला, ये शादी नहीं हो सकती, सतीश कौशिक जी का। जो हमारे लेट सतीश कौशिक जी बहुत अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, राइटर हैं, रहे हैं। तो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी वो मेरे साथ हैं। तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया, और बहुत ही अच्छा रोल सुधीर पांडे साहब के साथ
एंड अखिलेंद्र अपना आदित्य श्रीवास्तव, ओके, इनके साथ दिया। और बहुत ही हिट सीरियल हुआ वो, ये शादी नहीं हो सकती। उसी दौरान मेरा एक और ब्रेक हुआ। अनिल चौधरी साहब, जिन्होंने फटीचर फटीचर ये जो है जिंदगी एंड कबीर सीरियल बनाया था, और बहुत अच्छे राइटर, उन्होंने मुझे महायज्ञ, बहुत ही हिट सीरियल था सोनी का, उसमें मैंने मुझे बहुत बड़ा रोल दिया। और पहले छोटा था वो रोल, वो पायलट में, बाद में उन्होंने मेरा काम देख कर बढ़ाया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का कि आज नसीर साहब और जितने भी एनएसडी के एक्टर्स हैं, उन सबके गुरु माने जाते हैं मनोहर सिंह साहब। उनके साथ मैंने बहुत अच्छा रोल किया, प्ले किया। मेरे करेक्टर का नाम जागीरा था, जिसमें फिर गोविंद नामदेव साहब, एक लेजेंड एक्टर, एंड आज के चर्चित अभिनेता कुमुद मिश्रा जी, एंड वीरेंद्र सक्सेना, वीरू भाई जिन्हें बोलते हैं, वो आनंद देसाई, और तो रोहिणी हटंगनी जी, है ना। इन सब के साथ मैंने यहाँ काम किया, और बहुत ही अच्छा सुपरहिट सीरियल था सोनी का। और आज भी लोग उसको याद करते हैं, और ज़्यादातर वो लेडीज़ में बहुत रोल, पॉजिटिव रोल था, बहुत ही हिट हुआ। और उसी सीरियल में मैंने अनूप सोनी को भी इंट्रोड्यूस कराया था, जो आज बहुत ही चर्चित अभिनेता है, हमारे मित्र हैं पुराने। मैंने उनके साथ सीहॉक्स किया था। और तीसरा सीरियल सीहॉक्स, जो अनुभव सिन्हा साहब, एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर राइटर हैं, जिनकी फिल्में आज बड़ी ये मुल्क और थप्पड़ और आर्टिकल 15, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था सीहॉक्स में। मुझे रोल सुनाया, मुझे बताया कि ये रोल है, कोई ऑडिशन नहीं लिया, पर थोड़ी सी बातचीत की। और मनोज पाहवा साहब के अपोजिट हेमेंद्र भाटिया साहब, जो अनुपम खेर साहब का स्कूल चलाते थे और बहुत ही कमाल के अभिनेता, उनके साथ मुझे मिला। तो तीन मेरे ब्रेक जिन्हें कहना चाहिए, वो मेरे तीन सुपरहिट सीरियल हैं, आज भी जिन्हें लोग जानते हैं, वहाँ से मुझे मौका मिला, जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया। सर, इतने आपने जो नाम बताए, आज की डेट में ये सारे नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी। तो हम अक्सर कहते हैं कि, मैं नाम नहीं लूंगा, कि प्लेस जो होते हैं, कुछ खास प्लेसेस जो होते हैं, वो लैंड ऑफ कनेक्शंस के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री भी है। तो इनसे आपको कोई बेनिफिट हुआ? या कई बार ये भी होता है कि जब हम बड़े बड़े नामों से घिरे होते हैं, तो उल्टे कहीं ना कहीं वो कैंची भी चल जाती है हमारे करियर पर, हमारे रोल्स पे। कई लोगों ने ऐसा कहा। तो क्या हम्म। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, देखिए, जब आप काम करते हैं और आपके को एक्टर होते हैं, उनके साथ आपके संबंध बनते हैं, और काम अच्छा होता है, तो हर जगह तारीफ होती है। आज भी अनिल चौधरी साहब के संबंध कितने लोगों से हैं मुझे पता नहीं, पर आज भी वो मेरे एक बड़े भाई के नात बड़े भाई जैसे हैं। और जब मैं मुझे वो रोल देते थे, मुझे कोई सीन आता था, तो मैं उनकी लाइन को काट देता था, कि मैं अपनी जगह लाइन लिख देता था। एक बार उन्होंने मुझे कहा था मनोहर सिंह साहब के सामने, कि मेरी लाइन काटी हुई मनोहर सिंह नहीं काट सकते, तुमने कैसे हिम्मत की। तो मैंने कहा, सर इतनी थोड़ी समझ है मुझे, मैं उसके बदले में जो लाइन लिखी है, अगर वो अच्छी नहीं है, तो आप मुझे मुझे आप निकाल सकते हैं सेट से। और मनोहर साहब ने बहुत तारीफ करते थे मेरी। मनोहर सिंह साहब बहुत ही प्यारे इंसान थे, और बहुत ही कोऑपरेटिव थे। तो मतलब जब आप अच्छा काम करते हैं, तो डायरेक्टर साहब, आपके को एक्टर सब खुश होते हैं, फिर वो रिकमेंड भी करते हैं। और मुझे गोविंद नामदेव साहब के साथ में जब काम कर रहा था, वो भी बहुत ही इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे एक्टर तो हैं ही, पर इंसान बहुत प्यारे हैं। और वीरेन भाई, उनके साथ आज भी हमारे संबंध हैं। तो आपस में ये जो एक्टर जब काम करते हैं, तो एक दूसरे को रिकमेंड जरूर करते हैं। और मेरी नेचर भी शुरू से रही है, मैंने जहाँ भी काम किया है, मैंने लोगों को रिकमेंड करना, क्योंकि मैं जानता था कि मुंबई में लोग आते हैं, काम करते हैं, किसी की मम्मी पैसे भेज रही हैं, किसी के पापा पैसे भेज रहे हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं। और मैंने स्ट्रगल देखा था, मुझे पता है कि एक स्ट्रगल क्या होता है। तो मैं भी जहाँ भी काम करता था, तो मैं लोगों को बोलता था कि आपको एक्टर चाहिए तो मुझे बोलिएगा, मेरे बहुत सारे साथी कलाकार यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो लोग इस चीज़ को मेरे को अप्रिशिएट भी करते थे, कि नहीं पंकज, तुम दूसरे का सोचते हो। इसी तरह से मैंने, आपको तो शायद पता ही होगा, अनुराग कश्यप एक नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। अनुराग कश्यप के साथ मैं काम कर रहा था अब थिएटर में। एंड मकरंद देश पांडे एक बहुत बड़ा नाम है, मराठी में भी बहुत अच्छे डायरेक्टर राइटर एक्टर हैं। एंड के मेनन साहब, जो बहुत ही चर्चित अभिनेता हैं। और मैं इनके साथ में थिएटर कर रहा था, मकरंद देश पांडे के साथ। वहाँ अनुराग कश्यप से मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ।
उन्होंने मुझे मेरे साथ एक शॉर्ट फिल्म करने वाले थे, उसकी स्क्रिप्ट दी, मुझे बहुत पसंद आई। तो मेरे एक मित्र हैं, मित्र भी कहूँगा और बड़े भाई जैसे भी हैं, इंडस्ट्री के बहुत नामचीन डायरेक्टर हैं, शिवम नायर, मिस्टर शिवम नायर, जिन्होंने नाम शबाना फिल्म, आपको बहुत हिट है उनकी फिल्म, और महारथी फिल्म है, और अभी उनकी कॉर्पोरेट डिप्लोमेट एक फिल्म आ रही है। तो वो हमारे मित्र थे, और उस समय तो इतना बड़ा नाम नहीं थे वो। मैंने अनुराग कश्यप को उनके पास लेके गया, वहाँ मिलवाया उनसे कि इनको काम दीजिए, बहुत अच्छे हैं। और मैं रिकमेंडेशन में हमेशा अच्छा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रमोशन करना, लोगों की हेल्प करना मेरे शुरू से ही, मेरे फादर के सिद्धांत थे कि नेकी कर कुएं में डाल। तो मैं ढूंढ ढूंढ के लोगों को मिलवाता था। तो मैंने उनको वहाँ इंट्रोड्यूस किया, और आज अनुराग कश्यप बहुत बड़े नाम हैं, है ना। एंड उनको फिर वहाँ से सत्या मिली थी। इसी तरह अनूप सोनी के साथ मैं सीहॉक्स कर रहा था, उनको उनसे बड़ा इम्प्रेस था, बहुत बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनको मैंने महायज्ञनी चौधरी साहब से मिलाया, वहाँ से उनको सीरियल में शुरुआत हुई। और गोविंद नामदेव जी के साथ तो इतना अच्छा है कि मैंने एक मंजू सिंह का सीरियल किया था बहुत साल पहले, आज से 40 लगभग 35 साल पहले। तो उसमें सौरभ शुक्ला मेरे साथ थे, और साजिद खान थे, एंड ये अपने गोविंद नामदेव जी वहाँ मुझे मिले थे मंजू सिंह के ऑफिस में। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपका एक सीरियल देखा था दूरदर्शन पे, क्या बनोगे मुन्ना, वही है ना आप? बोले हाँ। बोले मैं अभी अभी आया हूँ और मेरी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, बैंडिट क्वीन। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता नहीं। बोले मैंने उसमें एक रोल किया है। बड़े सादगी से बोला उन्होंने, ये नहीं कहा कि बड़ा चढ़ा के, बड़े सिंपल से बोले कि मैंने भी उसमें एक रोल किया है। लेकिन दुनिया जानती है कि उस रोल वो क्या रोल था उनका, मेन विलन। और फिर मेरी उनसे साथ जान पहचान हुई, और नेक्स्ट डे से ही मैंने उनसे कहा आप चिंता मत करो, मैं जितना भी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मैं आपको मिलवाऊंगा। तो मैं उनको सुबह उठ के फ़ोन करते थे वो मुझे, पंकज आज बताओ कहाँ जाना है, तो मैं बोलता था आज यहाँ चले जाओ, आज यहाँ चले जाओ, आज उनको जाके मिलो, मेरा नाम ले देना। ऐसे करके मैंने उनको राजा का बाजा एक सीरियल बना था, सॉरी, राजा रंचो, डॉक्टर वे थापर का, बंदर वाला सीरियल, उसमें भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो मतलब यह इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत कम हैं, बहुत कम लोग हैं जो रिकमेंड करते हैं किसी को, अपने साथी कलाकार को। लेकिन ये बहुत ऐसे लोग भी, अच्छे लोग भी हैं। पंकज त्रिपाठी हमारे आज भी बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना। तो ऐसे रोहिताश जी जो हैं, भाभी जी घर पे हैं। तो ये अच्छे लोग हैं। मैंने लापतागंज किया, बहुत सारे एक्टर्स को मिलवाया इंडस्ट्री में। शायद सुनील ग्रोवर्स आज जो गुत्थी है, उनसे लेकर मैंने बहुत एक्टर मेरे घर पे आए हैं, जिनको मैं रिकमेंड करता था, मुझे अच्छा लगता था। ये मैं सेवा का काम समझता हूँ। तो यहाँ पर लोग होते हैं जो एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, और साथी कलाकार। और मैंने जिनके साथ भी काम किया, जॉन मैथ्यू साहब से मैंने बहुत लोगों को मिलवाया, एंड मैंने उनके साथ काम किया। और अपने अनिल चौधरी साहब तो हैं ही, अनिल शर्मा जी जो है, मैंने महाराजा की थी उनके साथ में, है ना, उनके साथ में किया। तो ये अच्छी आदत है इंडस्ट्री में, वो लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। सर आपका इतना हेल्पिंग नेचर है, आप दूसरों के साथ, दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। आपने, ये आपका कॉन्फिडेंस था, ये कि आपने लाइनें काट दी। मगर हमने सुना है कि एक फिल्म थी अपहरण, हाँ। उसमें आपकी लाइनें काट दी गई और आपके जो अपहरण जूनियर थे हाँ। उनके रोल को बढ़ा दिया गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा था वो। हम्म। अपहरण फिल्म प्रकाश झा की जो फिल्म थी, वहां जब मैं गया तो मैंने माहौल देखा कि प्रकाश झा जो हैं, बहुत अच्छे मेकर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ आज भी, और मुझे उनकी फिल्में पसंद आती हैं। लेकिन जब मैं सेट पर गया तो मैंने देखा वो गाली गलौज, और लोगों को डांटना, बहुत फटकारना, और सब लोग उनसे दब दब के रहते थे। और मेरी नेचर दबने की नहीं, जब मैं अपना काम जानता हूँ तो मुझे दबने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर मैंने कुछ भी कोशिश की, वो हमेशा एक बार मुझे डांट दिया सीन पे कि आप मार्क पे आइए। और मैंने कहा मैं मार्क पे हूँ। बोला, तो बोले नहीं मार्क आगे है। मैंने कहा निशान नहीं है कुछ, वहाँ भी निशान लगा होता है कि मार्क पे आना होता है। तो उन्होंने कुछ डांट दिया, तो मैंने भी उनसे कहा कि सर नहीं है। तो वो नीचे उतर कर आए कैमरे से, और मेरे से एक बदतमीजी से बात करने लगे। मैंने कहा मैं सर आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं दामुल के डायरेक्टर के साथ काम करने आया, बड़ा एक्साइटेड था, पर आपसे मिलकर मुझे बड़ी निराशा हुई। आप क्यों डांटते हैं? अगर आप एक्टर को डांटेंगे तो वो काम कैसे करेगा? तो फिर उनको ना चिढ़ गए वो। फिर बीच में अजय देवगन भी आ गए, अजय देवगन ने भी बीच बचाव किया। और साजिद खान जो हैं, दिलीप साहब के जो भतीजे हैं, वो भी उसमें थे, तो हमारे बीच बचाव भी कराया। तो फिर बाद में ना, मैं ऐसे माहौल में कैसे काम करता कि जब आदमी, तो वो मेरा बहुत अच्छा रोल था। जेल के अंदर सीन थे, और मेरे ही सीन थे अजय देवगन के साथ में, काफ़ी बड़ा सीन था, जिसलिए मैंने फिल्म साइन भी की थी।
लेकिन पंकज त्रिपाठी भी साथ में थे, यशपाल शर्मा जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो भी थे। और फिर रात रात को वो जब बैठे पीने पीने का दौर चल रहा था, मैं तो पीता नहीं था, तो उन्होंने मुझे, यशपाल ने समझाया, यशपाल ने, कि पंकज कोई बात नहीं, ये सब चलता है, तुम अपने काम पे फोकस करो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं इनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा और मैं बहुत ही सफोकेट फील कर रहा हूँ। और अगले दिन भी फिर वही हुआ, और मैंने वो फिल्म सेट से ही मैं वापस आ गया, छोड़ दी मैंने फिल्म। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर पाया। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टर्स को दबाने की कोशिश करते हैं, सब अच्छे तरह से नहीं होते हैं। तो ऐसा भी होता है, मेरी मेरी कई फिल्में मैंने ऐसी की जिसमें सीन काट दिए गए। मेरी पहली फिल्म चौथी दुनिया जैकी श्रॉफ के साथ थी, जो 88 में ही बनी थी। मुझे आते ही बहुत बड़ा काम मिला था, सुनील घोष उसके डायरेक्टर थे। और जैकी श्रॉफ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी उन दौरान। मैं उनके लिए मेरठ से एक तेल लेके गया था, क्योंकि उनके बाल झड़ रहे थे उस समय। तो मतलब ये सब होता है। पर आज हमें कोई किसी से कोई शिकायत नहीं, बट ये है कि अपना काम करो और निकल जाओ। ये तो सबके साथ चलता है। अनुपम खेर साहब डकैत फिल्म में 5 लाख रुपए मिले थे उनको, सुनने में आया, और पूरी फिल्म में डकैत में नहीं थे। तो ये इंडस्ट्री का एक पार्ट ऑफ वर्क है, जो होता है ऐसा कि कट जाते सर बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं, हैं। तो और आम आदमी के भी बाल झड़ रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। वो मेरठ वाले तेल का जरा नुस्खा भी बता दीजिए, लोगों नहीं के काम आएगा। नहीं, और उस एक सब बात और बताइए कि हाँ, हमने सुना है कि फिल्मों में, खास करके जो बड़े फिल्मी ग्रुप हैं, जो बड़े डायरेक्टर हैं सो कॉल्ड, तो उनको तेल लगाना पड़ता है फिल्मों में रोल के लिए, क्या ये सच है? तेल लगाना पड़ता है मतलब, अगर सीन की डिमांड है, एक्टर की बात हम्म, कर रहे हैं आप, एक्टर नहीं, की? तेल लगाने की बात ये कि उनकी चापलूसी करनी पड़ती है, जी हुजूरी हाँ, करनी ये तो पड़ती अच्छा, वो तो है। है। तो यहाँ तो एक्टर चापलूसी करके रोल ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चापलूसी नहीं करते हैं, अपने काम के दम पे उनको रोल मिलता है। जैसे मैं मनोज वाजपेयी साहब हैं, इतने प्यारे एक्टर हैं। क्योंकि ऐसे लोग हैं, बहुत बहुत लोग हैं जो चापलूसी में विश्वास नहीं करते। और मैं चापलूसी में कभी विश्वास नहीं किया। मैं सत्य आदमी रहा, सीधा संपल रहा। लेकिन मुझे गलत बात अगर लगी ना, तो मैंने डायरेक्टर को छोड़ा नहीं। मैंने कहा आप ये गलत कर रहे हैं। एक बार एक डायरेक्टर साहब ने किसी स्पॉट बॉय को चाटा मार दिया, क्योंकि थोड़ी सी चाय गिर गई उनके ऊपर। तो मैंने उनसे झगड़ा ले लिया, मैं सीरियल छोड़ दिया मैंने, कि आपने उनको चाटा कैसे मारा। तो होता है, पर मैं चापलूसी में कभी विश्वास नहीं किया। हमेशा मुझे लगा कि मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की एक एक रोल के लिए। मैं इप्टा में गया था, मुझे पहली लाइन मिली थी, मैंने सारी रात मेहनत की उसके लिए। तो ऐसा है, पर सब ऐसे नहीं है पर कि आपको नहीं लगता सर कि आप जैसे, जो जिनका नेचर होता है, आप जिस तरीके से हैं, क्लियर कट बोलना, दूसरों के बारे में सोचना, या आपने कहा कि किसी और के लिए आपने अपनी आवाज उठाई, तो आप जैसे लोगों को लगता नहीं कि इसके लिए खामियाजा ज्यादा उठाना पड़ता है? हाँ, होता है। हम्म। कई बार हमको निकाला गया, हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, लेकिन क्या है, वो नेचर होती है अपनी अपनी। हमें ईश्वर पे बस भरोसा है, विश्वास है कि अगर हम, जो भी देगा वो हमको हमारे काम के बलबूते पे देगा। मैं आज बहुत अच्छे अच्छे मैंने काम किए इंडस्ट्री में। मैंने जहाँ भी काम किया वाह वाह मिली है। मैंने टीवी ज़्यादा किया है, मैंने टीवी ज़्यादा किया है। मैं छोटे छोटे रोल, लगता था कि छोटे रोल करेंगे तो बड़े रोल भी मिलेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने अनिल शर्मा जी के साथ किया काम के, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उनके साथ महाराजा की, साथ में प्रेम चोपड़ा साहब थे, इशरत अली साहब, अमृतपाल जी बहुत कोऑपरेटिव थे। अनुभव सिन्हा को तो मैं, मतलब क्या बोलूँ, अनुभव सिन्हा इतने, इन्होंने मुझे बिना ऑडिशन के काम दिया। और हाँ, ये भी हुआ कि याद आ गया अनुभव सिन्हा जी के साथ से, कि अनुभव सिन्हा की एक फिल्म आई थी तथास्तु, शायद संजय दत्त की। जब वो फिल्म, मैं मुंह फटा आदमी हूँ, मुझे जो फील हुआ मैंने बोल दिया। उसको मैं लगा लपेट के बोलूँ, मुझे वो आता नहीं। तो मैं बाहर निकला, मैंने फ़ोन किया, मैंने, सर जी आपकी फिल्म ये सुपर बकवास फिल्म है, हम्म। ऐसी फिल्म मत बनाया करो आप। उनको बुरी लग गई वो बात मेरी। अच्छा नहीं लगा उनको, तो मैं मुंह पे बोल देता था। और जबकि उन्होंने मुझे सियोक्स में भरपूर उन्होंने मुझे कहा, पंकज तुम्हें जो करना है वो करो। हम्म। और मैं छोटे छोटे न्यूएंसेस करता था, उनको पसंद भी आते थे। हम्म। विनीत कुमार मेरे साथ थे, अनूप सोनी थे, मनोज हम्म। पावा जी बहुत कोऑपरेटिव रहे हमारे साथ में। तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मुझे गर्व है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ में काम किया, थिएटर में भी काम किया। और इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे इंसान, सुधीर पांडे साहब, जो दिग्गज अभिनेता, देवकीनंदन पांडे जी का से आप समाचार सुनिए, उनके सुपुत्र, उनके साथ मैंने ये शादी नहीं हो सकती किया। फिर मैंने 2009 में एक गनवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उनके साथ फिर मैंने काम किया। हम्म।
मैंने गोविंद नाम जी के साथ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। मुझे मेरे पिटारे में बहुत अच्छी यादें हैं उन लोगों के साथ में जो मैंने काम किया। तो चापलूसी की जरूरत नहीं पड़ती, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं। अच्छा सर, आपको टीवी में ब्रेक कब मिला, कैसे मिला सर, उसके पीछे क्या कहानी थी? नहीं, कुछ नहीं, पर इफ्ता में रमन कुमार थे, तो वहाँ पर जानते थे, तो मैं ऐसे चला गया सेट पर, तो वहाँ मुझे तारा मिल गया। तारा जी टीवी का पहला सीरियल था, वहाँ से मिला। फिर अनंत महादेवन जी, हाँ, मुझे बड़ा ब्रेक मिला टीवी में एक और, MS सत्यू साहब जिनकी गर्म हवा फिल्म आई, आपको पता हो, याद हो तो, बलराज सानी के अंगल साहब। बिल्कुल। तो वहाँ से हमको ब्रेक मिला, और एक सीरियल बना रहे थे वो DD1 के लिए, कयर। हम्म। कयर मीन्स रोप, रस्सी। हम्म। और वो शूटिंग थी केरला में, हम्म। और हम लोग वहाँ गए। और जिस दिन वहाँ उतरे उसी दिन राजीव गांधी का उस जो प्लेन क्रैश हुआ था वो हम्म। उसी दिन था। और वहाँ हमने काफ़ी बड़ा रोल किया उसमें। मेरे 26 एपिसोड में से कम 14-15 एपिसोड थे। वहाँ मेरी मुलाकात अनंत महादेवन जी से हुई, जो एक अच्छे चर्चित नाम है, जिनकी अभी एक फिल्म आई है, द द स्टोरी टेलर, परेश रावल साहब की। उन्होंने उनके साथ मैंने प्ले भी किया, अखाड़ा फ्री स्टाइल, बहुत अच्छा। एंड तो उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध रहे। तो उन्होंने मुझे, MS सत्यु साहब ने एक बड़ा ब्रेक दिया था जो वो किया था उस समय। और फिर तो मेरी शुरुआत काफ़ी, सैटरडे सस्पेंस लेके बहुत सारे सीरियल्स, पायलट बहुत किए थे उन दिनों मैंने। पायलट मतलब जो पायलट पास होते थे वो बाद में सीरियल बनते थे। मैंने बहुत सारे उसमें, तो मुझे ये मिला था। और फिल्म में सरफरोश सुधीर पांडे साहब ने मुझे भेजा था आमिर खान के पास में कि जाओ मेरा नाम ले देना। वहाँ भी गया मैं। और सुधीर पांडे साहब ने मुझे एक अजीज मिर्जा, जो शाहरुख खान साहब और जूही चावला के पार्टनर हैं, उनकी एक फिल्म बन रही थी जयसूर्या, नाना पाटेकर की। मैं वहाँ गया, वहाँ भेजा। तो असिस्टेंट ने मुझे फिरकी ली कि तुम ये सेलेक्ट, नाना पाटेकर ने मुझे देखा, पूछा थिएटर से हो? मैंने कहा हाँ सर। बोला अच्छा, देख के बोले ओके, कर दिया। असिस्टेंट बोला, थोड़ा सा पास में जाके अभी नाना पाटेकर को सुना के बोला, नाना के सामने डायलॉग बोल लोगे? मैंने कहा जी हाँ बोल लूंगा। बोला डायलॉग तो नहीं भूलोगे? मैंने कहा कोशिश करूंगा लेकिन मैं बोल लूंगा। बोला एक बात याद रखना, अगर नाना पाटेकर के सामने कोई डायलॉग भूल जाता है तो नाना पाटेकर चाटा मार देते हैं। तो मेरे को ना, उनको मेरा डाउन करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। तब मैंने जोर से उनको बोला कि आप नाना पाटेकर से पूछ के आइए कि पंकज के सामने डायलॉग बोल लेंगे। तो फिर वो बोला हाँ हाँ ठीक है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मैंने ना, कॉन्फिडेंस मेरा ऐसा था कि सामने मेरे कोई भी आ जाए इंडस्ट्री में, मैं अपना काम में अच्छा कर लूंगा, दूसरों को लेट डाउन नहीं, लेकिन मुझे जो काम आता है मैं कर लूंगा। जबकि मैं इतना बड़ा मैंने काम नहीं किया, मैंने बहुत ऐसे बड़े बड़े महान काम थिएटर नहीं किया, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं किए मैंने, जो भी रोल किया, लेकिन मेरा ये था कि सामने कुछ भी आया ना, कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि सामने वाले को मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तो मतलब रिकमेंडेशन काम करता है फिल्म इंडस्ट्री में सर? तो करता है सर, बिल्कुल करता है। तो बिल्कुल हमने करता सुना है कि आप जब मुंबई आए, फिल्मों में आए, तो आप कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स भी लेकर के आए थे, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, काम बिल्कुल। किया सर? हाँ देखिए, क्या है कि जब मैं आने की शुरुआत हुई, तो मेरे एक मित्र थे मेरठ में, सुशील कुमार, उनके बड़े भाई यशपाल शर्मा, वो अमिताभ बच्चन के दोस्त थे। और अमिताभ बच्चन साहब उस समय पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे थे। ओके, और उस समय वो हार चुके थे शायद बहुगुणा जी से। तो फिर वो सक्रिय हो रहे थे फिल्मों में। तो बगुना जी को हराया था। हराया था। हम्म। हराया था या हार गए थे उनसे, पता नहीं, एनीवे। नहीं नहीं, हाँ हराया था। सुशील, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बहुगुणा जी का पॉलिटिकल करियर ही किसी को खत्म पास हो गया था। था। हाँ, तो मतलब ये है कि, तो उन्होंने मुझे कहा, यशपाल जी ने, अरे जाओ जाओ अमिताभ बच्चन के पास, तुम यहाँ थिएटर कर रहे हो और तुम्हें काम मिलेगा। तो मैं तो बहुत खुश हुआ। तो उन्होंने, सुशील कुमार जो उनके सेक्रेटरी भी थे अपने भाई के, उन्होंने कहा इनको चिट्ठी लिख के दे दो मेरे नाम से। और हरिकृष्ण शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री के जो लड़के हैं, उनके रेफरेंस से। और उन्होंने मुझे चिट्ठी दी अमिताभ बच्चन साहब के नाम, सुनील दत्त, मनोज कुमार, ये मुझे चिट्ठी दी, और कि इनके पास जाओ। मैंने कहा अच्छी बात है। उसी दौरान मैं इप्टा में काम कर रहा था। तो इप्टा में हमारे एक बड़े भाई जैसे हैं आज भी, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल मेरी ज़िंदगी में भी रोल प्ले किया, उन्होंने मेरी शादी में, मेरे शादी के वो बने, है ना। तो उन्होंने मुझे AK हंगल साहब के नाम भी चिट्ठी दे दी कि तुम यहाँ इप्टा में हो, मेरा इप्टा, तो मुंबई इप्टा में जाओ। मैंने कहा ठीक है। और मेरे थिएटर में एक हमारे
साथी कलाकार थे मेहदी हसन मेरठ में। वहाँ मेरी मुलाकात हुई फसी चौधरी साहब, जो बंदूकों का बिजनेस करते थे, उनके मित्र थे रजा मुराद साहब। तो उन्होंने कहा, पंकज तुमने मेरे साथ काम किया, एक छोटी सी वीडियो फिल्म थी, उसमें मैंने थैंक यू मिस्टर ग्लाड, एक प्ले था अनिल बर्वे साहब का, उसमें पागल का रोल किया, वो बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी दी रजा मुराद के नाम कि उनसे जाके मिल के आओ। तो ये 5 लिंक मैं लेकर आया था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अमिताभ बच्चन साहब के तो बहुत चक्कर काटने के बाद मुझे लग गया था कि उसकी स्टोरी इतनी लंबी है कि ज़रूरत नहीं बताने की, कि मुझे किस किस तरह से मुझे पापड़े बेलने पड़े उनसे मिलने के लिए। और मुझे लगा कि शायद ये नहीं नहीं देंगे काम। और लेकिन वो वहाँ आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ऐसे करके बुलाते थे। लास्ट में जब फेड अप हो गया तो खुदा गवाह के सेट पर एक सीन चल रहा था, और वहाँ मैं खड़ा था, और मेरे हाथ में चिट्ठी थी उनकी, और मैं रो रहा था। और मैंने उनके सामने चिट्ठी ऐसे फाड़ी और मैंने ऐसे फेंकी कि अब मैं तुमसे सेट पे मिलूंगा। उनके साथ ये रहा। मनोज कुमार साहब से मुलाकात होती रही। मनोज कुमार साहब ने भी घर पे बुलाते थे, कभी कहीं बुलाते थे, लेकिन वहाँ काम नहीं बना, उनके पास भी उस समय काम नहीं था। और दिलीप साहब से तो मिल ही नहीं पाया। हाँ, दिलीप कुमार के नाम भी चिट्ठी थी। और सुनील दत्त, उनसे भी नहीं मिल पाया। लेकिन रज़ा मुराद साहब के साथ ये हुआ कि जब मैं हाँ, चिट्ठी लेकर जब रज़ा मुराद साहब के पास गया, तो हमारे मेरठ में हमारे जो गुरु हैं थिएटर के, उनका नाम है डॉक्टर वेद थापर, जिनके साथ मैंने पहला प्ले किया था। और बहुत ही चर्चित डॉक्टर हैं वो, आज भी इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया नाम है उनका। धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन साहब, सुभाष घई के पर्सनल डॉक्टर भी हैं, और काफ़ी अच्छा काम करते हैं बच्चों के लिए भी। ओके। तो उन उनके पास जब मैं यहाँ आया, उनको काम मिल गया था फिल्मों में, तो हमने कहा था हमें बम्बई बुला लो। तो मैं एक्चुअली उनके पीछे ही आ गया था कि डॉक्टर वेद थापर हमें काम दिला देंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। वो यहाँ उनके पास गया कि मैं रज़ा मुराद साहब से मिलने आया हूँ, आपकी बिल्डिंग में रहते हैं, तो मैं उनके पास जाऊँ? बोले हाँ जाओ, मिल के आओ। जब मैं वहाँ गया तो रज़ा मुराद साहब ने वहाँ मेरे को देख के जो बोला, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरे सामने उस समय। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि शायद वो ठीक थे। उन्होंने कहा, पंकज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम हीरो नहीं बन सकते, अभी तुम बहुत छोटे हो, 22-23 साल के हो, मैच्योरिटी नहीं है, तुम वापस जाओ और कुछ दिन और काम करके फिर वापस यहाँ आना, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैं बड़ा मायूस हो गया, रोने लगा वहाँ पर। लेकिन उन्होंने इतना बोला, नहीं अब तुम मेरे लायक कोई काम नहीं, तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा। मैं रोता रोता डॉक्टर वेद थापर के पास गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं पंकज, ऐसे होता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो करके दिखाओ उनको, वरना वापस जाओ मेरठ। तो उन्होंने हौसला अफजाई किया डॉक्टर वेद थापर ने। तो उनके साथ ये रहा। और हंगल साहब के साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हंगल साहब के साथ जब मैं उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आइए, और मैं उनके घर पे गया। तो उन्होंने बोला मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। और लेकिन चूंकि उम्र का तकाजा था, उनको सुनने वाला कोई नहीं उस समय उस एज में, उन्होंने मुझे 3-4 घंटे बैठाया और बताते रहे, शोले में मैं ये था, शोले मैंने ऐसे की थी, ये फिल्म मैंने संजीव कुमार के साथ ये की थी, आंधी फिल्म की थी, अपने पूरा किस्सा बताते हुए 4 घंटे लगा दिए। और मैंने कहा मुझे ये चिट्ठी लाया हूँ। तो बोले, देखो मैं फिल्मों में काम नहीं दिलाऊंगा, मैं तुम्हें थिएटर में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, देखो आगे। बोले, और मेरा नाम खराब मत करना, मैंने एक इंट्रोड्यूस किया था हरि भाई को, संजीव कुमार साहब को, और दूसरा मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो ऐसे करके मुझे हंगल साहब ने इप्टा में ले गए, और वहाँ मैंने इंट्रोड्यूस हुआ, और वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ अच्छे नाटक भी किए, और कुछ मैंने शुरुआत मेरी एक लाइन क्राउड में बोलने से ही, 1-2 लाइन से ही हुई। लेकिन मैंने एक एक लाइन के लिए भी मैंने वहाँ मेहनत की, और वहाँ मैंने अपनी जगह बना ली थी वहाँ पर। तो इस तरह से मेरा इन लेटर का ये वो रहा। और उसी दौरान मेरी अंजन श्रीवास्तव जी से भी मुलाकात हो गई थी अच्छी। अंजन श्रीवास्तव जी ने भी मुझे बड़ी मदद की कि जाओ अमिताभ बच्चन का जो सेक्रेटरी है उसको मेरा नाम ले देना, प्रवीण। ऐसे करके मैं उनके ज़रिए वहाँ तक पहुँचा था। तो ये मेरा ये रहा। लेटर से कोई काम नहीं मिला, पर मुझे खुशी है कि नहीं मिला, क्योंकि फिर मैंने जो अपने बलबूते पे मेहनत की, हम्म। तो जो भी मैं रहा फिर अपने उस पर रहा, हम्म। काम मिला। सर, ये जब आपने वो चिट्ठी फेंकी अमिताभ बच्चन जी के सामने, तो उन्होंने देखा, कैसा रिएक्शन था उस समय? बस उनको लिए था कि कुछ भी करो, बताओ बच्चन साहब तो देखो, बच्चन साहब हैं, है ना। मैं सोचूंगा पता नहीं ये परमात्मा के ही कुछ रहा होगा। आज मुझे उस समय गुस्सा बहुत था। गुस्सा रहा कि सामने किसी सेट पे आ जाए तो मैं बोलूंगा कि मैं वही हूँ। और जब मैं एमवी में कामयाब हो गया तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन को लेके फिल्म बनाएंगे, मतलब ये रहा। लेकिन आज मुझे वो समझ में आया कि नहीं, वो इमेच्योर बातें थी। लेकिन मुझे हम्म। कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है आज की डेट में। जो परमात्मा ने मेरे लिए लिखा था, आज हम्म। समझ में आता है कि परमात्मा गढ़ता है इन चीज़ों को, और मुझे कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम्म। सब सब बढ़िया, सब।
ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही और काफी लोगों को इससे सीखने को मिलेगा कि तमाम कड़वे अनुभवों के बावजूद आप कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं है और परमात्मा को आप थैंक्स कर रहे हैं। जी। अदरवाइज तो आम लोग तो गिव अप कर देते हैं और शिकायतों का बहाना बना करके लाइफ कहीं और मोड़ लेते हैं। आप वाकई लोगों के लिए एक लर्निंग हैं, मैं ये कहूँगा। सर एक बात बताइए, इन तमाम कड़वे अनुभवों के बाद आपको क्या लगता है, आप अक्सर ये डिस्कशन घर में भी हुआ होगा, तो आपकी फैमिली से आपके बच्चे या आपके रिलेटिव फिल्मों में आएंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ चुके हैं, या क्या प्लानिंग है इसको लेकर के? बच्चों ने माहौल देखा है शुरू से ही। तो मैं भी चाहता था कि जब मैं देखता था मुंबई में कि सारे फिल्म स्टार्स के बच्चे मिठी भाई कॉलेज मुंबई में पढ़े हैं, मैं सोचता था मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ेगा, यहाँ सनी देओल पढ़ा है, यहाँ ये पढ़े हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ भी कराया, वहीं कराया उसमें। और मैं चाहता था मेरे बच्चे भी एक्टिंग करें, तो उन्होंने बचपन में अपना वर्कशॉप्स किए थिएटर ग्रुप में। ओम कटारे साहब जी का बहुत बड़ा नाम है, एंड संजीव दीक्षित एंड बहुत सारे लोग थे, उन्होंने वहाँ से शुरुआत की। फिर मेरी बिटिया ने भी किया, और फिर उनका धीरे धीरे रुझान अलग होता गया। तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बच्चे बाद में फिर सिंगिंग में आ गए। हाँ, और चूंकि मेरे सिंगिंग का ताल्लुक रहा है, मेरे फादर एक्टर थे। पुराने ज़माने में जो रामलीलाएँ होती थी उसमें केके का रोल करते थे। मेरी मम्मी भी सिंगर्स थी, और मेरी बहनों ने सब संगीत में, प्रभाकर किसी ने विशारद किया है, और मेरी छोटी बहन जो हैं तृप्ति सोनकर गाज़ियाबाद में, वो पीएचडी हैं म्यूज़िक्स में। और मैं भी सिंगर बनना चाहता था, और लेकिन मैं एक्टिंग में चला गया। तो आज हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने, मेरे बेटे ने पंडित जसराज जी के साथ में शुरुआत की, वहाँ पर भी कुछ दिन काम किया उनके साथ में, उनके स्कूल से। और पंडित रतन मोहन शर्मा उनके भांजे हैं, उनके साथ भी वो शोज़ करते रहते हैं। एंड शंकर महादेवन, उनके साथ भी शोज़ करते हैं। तो मेरा जो बड़ी बिटिया है वो सिंगर हैं, फिल्मों में भी गा रही हैं। और अभी एक रियलिटी शो चल रहा है डीडी वन पर, दूरदर्शन पर, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, वो भी कर रहे हैं। तो मेरी बिटिया भी सिंगर है, और बेटा, छोटा बेटा जो आयुष्मान है, बिटिया आशी टिटोरिया है, बेटा आयुष्मान टिटोरिया। आयुष्मान बहुत अच्छे सिंगर हैं, क्लासिकल बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। और वो भी गा रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने हिस्से का स्ट्रगल तो आशीष जी सबको करना पड़ता है। तो अपने हिस्से का स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैंने उनसे, बच्चों से कहा, देखो मैं तुम इतना कर सकता हूँ कि तुमको मैं दिशा बता सकता हूँ कि ये करो ये करो, मैं फिल्मों में तुम्हें मिलवा भी सकता हूँ, पर काम दिलाने की कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने अपने जो मेरे साथी कलाकार, मेरे साथी दोस्त राइटर डायरेक्टर रहे, उनसे मैंने बच्चों से मिलाया, इंट्रोड्यूस करवाया। तो इतना ज़रूर किया। लेकिन आज हमारे बच्चों की साधना है, तपस्या है कि वो एक वन ट्रैक, मतलब नो लुक बैक, वो सिर्फ सिंगिंग में लग रहे हैं। और मेरे जो दामाद हैं वो भी सिंगर हैं, लिखते भी हैं, खुद कंपोज करते हैं, बहुत अच्छे सूफी गाना गाते हैं, गज़लें गाते हैं। तो वो तीनों अपनी अपनी साधना में लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, जब मैं सकता हूँ। तो ये है, आज की डेट पे वो काम कर रहे हैं। अच्छा तो जी। उनकी साधना को देख करके आपको लगता होगा, और प्लस जो आज आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो रियल ऑस्कर तो यही कहा जाएगा जिसकी आपने कभी सोचा था? हाँ, मेरा सपना रहा, क्योंकि मैंने हमेशा थिंक बिग और स्पीक बिग एंड ड्रीम बिग ये सोचा है। तो जब एमबीए में आए थे, एमबीए बिजनेस में भी हमने, उसकी कहानी अलग है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, है ना। लेकिन वहाँ से मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड मिला। और तो मैं हमेशा ऊंचा ही सोचा। तो मैं जब बात करता था तो मैं सोचता था सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, ऑस्कर। हाँ, तो मैं ऑस्कर की बात करता था कि मैं हमेशा ऑस्कर लूँगा, क्योंकि मेरा सपना था, मैं फिल्मों से, जब मैं एमवे में आया था मैं ये सोच कर आया था कि अपनी खुद की फिल्म बनाऊंगा। जब मुझे विश्वास हो गया था कि इसमें बहुत पैसा है, ये अच्छा रास्ता है, तो मैं वही, और मैं हमेशा थिएटर से, स्टेज से बोलता रहा कि मुझे ऑस्कर लेना है। और शायद आज परमात्मा ने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं आज, जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो, वो लोग पूछते हैं आप फिल्मों में बहुत सफल नहीं हो पाए, उसके क्या कारण रहे होंगे, बहुत सारे कारण हैं। जब मैं काम करता था उन दिनों मैं नया था, बहुत सारे मैंने फाके बहुत गुजारे हैं, है ना, लोगों से पैसे उधार ले लेके, है ना, बहुत हेल्प की लोगों ने। तो मैं सोचता था कि अपना खुद का काम करना चाहिए। जब मैं एमबीए में आया था, मेरे मेंटोर ने पूछा था
तुम अपनी खुद की फिल्म बना सकते हो। उसी एक लाइन के लिए मैंने एमवे बिजनेस को साइन भी किया था कि तुम अमीर हो सकते हो, तुम्हारा मान सम्मान हो सकता है, तुम्हें इज्जत मिलेगी। तो मैंने इस तरह से मैंने सोचा था कि मुझे ये काम करना है। और मैं सारी ज़िंदगी 26 साल मैंने एमवे में बहुत अच्छा समय गुजारा है, और सब कुछ दिया मुझे एमवे ने, बहुत कुछ दिया है। मैं बोलता रहा, और आज वो दिन आया है कि मैं आज अपनी कुछ फिल्में, मैंने 3-4 फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स, जिसमें जो बहुत अप्रिशिएट हुई हैं। हम उन्हें फेस्टिवल्स में भी भेज रहे हैं, है ना। मैं आपको भी भेजूंगा, देखिएगा वो भी फिल्म। तो आज वो सपना लग रहा है कि हम लोग, अब मुझे ऑस्कर का आज पता चला कि नहीं, ऑस्कर कुछ नहीं होता है। आप अपना काम करते जाइए, ये समझ, मैच्योरिटी आज समझ में आई है ना। आज ऑस्कर की इतनी वैल्यू नहीं है कि लोग आपको काम को पसंद करें। और आज कोई इच्छा नहीं है किसी तरह की। परमात्मा ने मुझे जो, मैंने जितने लोगों के साथ अच्छा किया, मैंने कभी शायद किसी के साथ बुरा नहीं किया, हम्म। मुझे याद भी नहीं है। हम्म। मेरा बुरा हो गया चलेगा, मैंने धोखे बहुत खा लिए, लेकिन मैंने कभी धोखा देने की सोची नहीं किसी को। तो आज मुझे एक पॉजिटिवनेस है लाइफ में। एमवे ने बहुत कुछ दिया हमारे जीवन में। आज हमारे गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, हम लोग राधा स्वामी हैं, कबीर पंथी हैं। तो वो जीवन में आया तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ, अपने गुरु की सेवा में लगे हैं। आज हमारे जीवन की शुरुआत ही सुबह 4:30 बजे मेडिटेशन से होती है। फिर हम, लाइफ में क्या होता है ना, जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता ना, तो आप भटक जाते हैं। तो जैसे हम फिल्मों में शराब पी, हमारे पिताजी आर्य समाजी थे, दयानंद सरस्वती को मानने वाले, और उन्होंने मुझे कहा था, पंकज कभी शराब मत पीना, है ना। लेकिन हम फिल्म इंडस्ट्री में आ गए तो ऐसा माहौल बन गया कि आप इंडस्ट्री में दारू नहीं पियेंगे तो आपका घुलेंगे मिलेंगे नहीं लोगों से। किसी ने बोला कि आप दोस्तों के साथ में बैठेंगे उठेंगे तो आपको पीनी पड़ेगी, तो वो आदत पड़ गई, वो भी रहा, है ना। नॉनवेज खाने लगे, है ना। तो लेकिन जब हम इस लाइन पे आए तो आज हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सात्विक है, सब कुछ छोड़ चुके हैं, है ना। और जानकर अच्छा लगेगा कि एमवे में बहुत लोगों के ज़रिए मैं, पता नहीं कितने हज़ारों लोगों का शराब शराब छुड़वाने में, सिगरेट छुड़वाने में, तंबाकू छुड़वाने में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि मैं हमेशा स्टेज से बोलता रहा हूँ। और मेरी जो कैसेट्स हैं एमवे में जो हैं, वो मेरी इंडस्ट्री में आज एमवे एमवे में भी बहुत सक्सेसफुल हैं। लोग सुनते हैं, रोते हैं। मेरी स्टोरी जो है वो बहुत मार्मिक है, क्योंकि मैंने कुछ छुपाया नहीं है ना। तो तो आज हमारा ये जीवन है, बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ जी। आपने इतना कई सारे अच्छे काम किए, एक और अच्छा काम आपने किया है जिसके लिए मैं भी याद करूंगा और आने वाली हमारी जनरेशन भी याद करेगी कि आपके जैसा शख्स, साधारण आदमी आशीष कुमार को इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। तो मैं सो ग्रेटफुल हूँ सर। अब आप देखिए तो परमात्मा से, मैं मानता हूँ कि आप मुझसे ऐसे नहीं मिले हैं। ये भी परमात्मा का कोई मिशन है, हाँ। प्रारब्ध है, हमारा कुछ संबंध रहा होगा। और अच्छे काम के लिए मैं हमेशा आगे हूँ, हमेशा आगे रहता हूँ। और जब आपने मुझे बताया, मैंने आपका देखा, फिर मैंने आपकी चीज़ें देखी, तो जिस तरह से वो दिखाई दे जाता है, पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। तो आपसे बात करके मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, और मैं आपके साथ और अच्छा, लोगों तक एक अच्छी मैसेज दे सकें। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं लाइफ में। हो सकता है हमारे इस बातचीत से किसी को कोई दिशा मिल जाए, चाहे वो एमए में लोगों को मिले या फिल्म लाइन में मिले। बहुत ऐसे लोग हैं। आज भी मेरे आज भी मेरा ऐसा जज्बा को, चाहे मैं किसी स्पॉट बॉय को देखूं, फिल्म इंडस्ट्री में कोई टेक्नीशियन क्यों ना हो, चाहे कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, मैं बात ज़रूर करता हूँ। मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बात से बात बनती है, बात से बात बनती है। और बात पर कहाँ तक पहुँचती है हमको नहीं मालूम। तो आज मैं जो भी काम करता हूँ, परमात्मा का काम समझ के कर रहा हूँ। और पहले मैं, आशीष दिखते थे मुझे, आशीष कुमार, अब मुझे पहले परमात्मा दिखता है, फिर आशीष दिखता है। ये सब सोच है ना, मुझे मेरे गुरु से मिली, और पॉजिटिवनेस जो मिली। सो जी। नाइस सर। सर एक बात बताइए, ये बात मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लापतागंज सीरियल से भी आप जुड़े थे, जी। और ईश्वर की कृपा से मुझे लापतागंज के जितने भी प्रोमिनेंट चेहरे थे उन लोगों का इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला, जी। और आपसे भी बात करने का मौका मिला। तो ये लापतागंज से जुड़ी अगर कोई आपकी याद हो, आप कैसे जुड़े? और एक बहुत खास बात है जो लापतागंज में देखते हैं, आज वो चेहरे प्रोमिनेंट हैं, आज वो चेहरे जाने पहचाने हैं, लेकिन अगर उस दौर में जाते हैं तो वो सारे चेहरे अनजाने थे, कोई स्टार वाली बात नहीं थी। तो जी। क्या कारण था कि ये चेहरे पॉपुलर हुए, सीरियल पॉपुलर हुआ, और आप सभी के कैरेक्टर्स आज भी लोग रिपीट में देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं? जी। जी। जी।
मुझे मेरे एक मित्र हैं, मित्र तो बाद में बने, लेकिन मुझे गौतम नाम है उनका, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था रोल के लिए, और 2013 में मैंने पहला एपिसोड किया था, और मुझे उसकी राइटिंग बहुत पसंद आई। और जब मैंने उनके एपिसोड देखे तो मुझे जो अब्बास जिनका इंटरव्यू आपने किया है, मिस्टर अब्बास, जिसको कबीर भी बोलते हैं, वो उनकी एक्टिंग से बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं अच्छी चीज़ को मैंने हमें दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत है ना, बहुत कम लोग हैं जो किसी को अप्रिशिएट करते हैं। और मैं जब उनसे मिला, मैंने उनसे कहा भी, तो मैं उनसे जब साथ में काम किया तो बड़ा मज़ा आया, है ना। और फिर वहाँ रोहिताश गौर जो है, वो बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही हम्बल इंसान है, लगेगा नहीं आप किसी स्टार से मिल रहे हैं। फिर अनूप जो हैं, शायद पता नहीं अनूप से आप जानते हैं, अनूप जी के, अनूप अनूप उपाध्याय जी। उपाध्याय जी हैं, बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त हैं, रहे पुराने पहले। और फिर उनसे साथ काम किया, वो भी बहुत अच्छे एक्टर। फिर बाकी अपने राकेश श्रीवास्तव जी, हम्म। तो बहुत सारे एक्टर्स हमें वहाँ मिले। अनूप त्रिवेदी जी भी थे। हाँ, अनूप अनूप त्रिवेदी, बहुत सारे एक्टर हैं। रतन लाल शर्मा जी भी थे। तो एक तो उसकी लेखनी जो थी, अश्विन धीर जी का जो राइटिंग था, वो कमाल, सुपर। उनका जो कटाक्ष था, जो व्यंग होते थे, और एंटरटेनमेंट को बरकरार रखते हुए बहुत अच्छे काम किए। और मेरे एपिसोड्स भी, मेरे जो भी मैंने काम किया उसमें अलग अलग डिफरेंट रोल किए मैंने। हाँ, तो दूध पियो हनुमान एक मेरा करेक्टर थे 4-5 एपिसोड का, वो उसमें मेरा फ्रॉड बाबा का रोल था। फिर जब आसाराम बापू अरेस्ट हुए थे, उस दौरान उन्होंने बोला कि एक ऐसा ढोंगी बाबा का रोल करना है, तो मैंने उस करेक्टर को अपना बनाया ब्लू बाबा के नाम से, वो बड़ा हिट हुआ। उसके 7-8 एपिसोड किए ब्लू बाबा के नाम से, और सब लोगों ने बहुत तारीफ की, वो भी किया। अश्विन धर्म मुझे बहुत पसंद करते थे। और उसी दौरान हम वहाँ पर एक डायरेक्टर, धर्म वर्मा जी, वो जो बहुत प्यारे इंसान, उन्होंने कई एपिसोड्स किए। वो भी एक बहुत बेहतरीन इंसान है, वो हमारे दोस्त हैं, अभी कुछ फिल्में विल्में कर रहे हैं। तो लापतागंज का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा। और ये उस समय अब्बास जो है सिगरेट पीते थे, अब तो शायद छोड़ दी होगी। तो मैंने उनको सेट पे कहा था कि अब्बास भाई, आप यहाँ धुआं आ रहा है, सिगरेट मत पीजिए। उस समय उनको शायद बुरा भी लगा था, है ना। हाँ, लेकिन तो बड़ी खुशी होती है मुझे आज उनके उन लोगों को सोचता हूँ। हम्म। तो अच्छी अच्छी, मतलब मेरी हम्म। यादें हैं हम्म। लापता गांव से। सर, हाँ। आपको तो खुशी हो रही है, मगर आपके जो फैंस हैं और बहुत सारे लोगों को एक बात का दुख हो रहा है कि लापतागंज जैसे सीरियल को देने के बाद, इतने अच्छे अच्छे रोल करने के बाद, आप फिल्मों से लापता क्यों हो गए? आप कहाँ चले गए? क्यों चले गए? हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। जैसे मुझे लगता है, मैं मेरठ से मैं आया था अमिताभ बच्चन के नाम चिट्ठी लेकर, मुझे लगता है मैं आया था, मैंने किया था, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आज पता चला यार, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो परमात्मा के हाथ की कठपुतली हैं। प्रारब्ध के कारण हमें पता नहीं आप मिले हैं, प्रारब्ध से पता नहीं कितने लोग हैं, कितने लोगों का लेन देन हुआ है। तो आज समझ में आता है कि सब परमात्मा के खेल हैं। तो इसी तरह से हमने जो आज सोचा था कि ये कर देंगे फिल्मों में, ये काम करेंगे फिल्मों में, ये करेंगे। जब मेरा पीक पर था, लोग बोलते हैं पंकज, तुम जब अच्छा सरफरोश कर रहा था और इतनी फिल्में कर रहा था और पायलट कर रहा था, बोले तुम्हारा करियर तो कहाँ से क्या हो सकता था। तो एक तो फादर बीमार थे, जब भी कोई अच्छा रोल मिलता था तो यहाँ से टेलीग्राम आता था, फादर सीरियस कम सून। तो फिर छोड़ के जाना पड़ता था। मैं थोड़ा सा होम सिक रहा हूँ। तो फिर तो फिल्मों में जब काम मिलना शुरू हुआ, हो रहा था कि लगता था कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छे अच्छे काम मिल रहे थे। उसी दौरान जिंदगी में हमारे एक मित्र मेरठ में मंदाकिनी मंदाकिनी जी जो हैं, रामतेरी गंगा मैली वाली, उनके जीजा जी जो हैं सहीम झा, उनका एक दिन फोन आ गया और उन्होंने मुझे एमवे की मीटिंग में बुला लिया। और परमात्मा का बोलूंगा, आज तो परमात्मा ने मुझे वहां मोड़ दिया। और फिर मैं वहां पर गया और मैंने एमवे ज्वाइन कर लिया, ये सोचकर, वो भी ये सोचकर ज्वाइन किया था कि मैं नहीं काम करूंगा, मैं तो सिर्फ लोगों को रिकमेंड करूंगा, किसी का भला हो जाएगा। हमेशा मेरा शुरू से ही, जब मैं छोटा बचपन में 12 साल का था, तब भी मैं किसी रिक्शे वाले को देखी, इसकी कमीज फटी हुई है, तो मैं अपनी कमीज उतार कर देखे और नंगा घर में आ गया था। तो मेरी नेचर रही, पिताजी भी ऐसे थे, बहुत हेल्प करते थे। तो मुझे ना वो जो देखा कि मैंने नहीं, एमवे में लोगों की मदद करता हूँ, वही वाली बात है, जब मदद करने अंदर आया तो मैं इसका इतने अंदर जाता चला गया कि फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को करते हैं। तो मेरा ना, मैं उस समय यही बोलूंगा, परमात्मा ने मुझे शायद कामयाबी
फिल्म इंडस्ट्री में इतनी नहीं दी, लेकिन उससे दरअसल मैंने एमवे में वो इतिहास रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि आज भी हमारी बहुत रिस्पेक्ट है एमवे बिजनेस में। लाखों का हमारा नेटवर्क है, और हमारे मेंटोर की वजह से आज हम जो भी कुछ हैं, आज उनकी बदौलत है, एक सिक्योर्ड लाइफ जीते हैं। आज उस समय मुझे फिल्मों से निकाला गया, सीरियल से निकाला गया, सबने बोला पंकज कटोरिया पागल हो गया, साबुन तेल बेच रहा है, बहुत मजाक बनाया है लोगों ने। लेकिन आज इंडस्ट्री में बड़े से बड़ा राइटर, डायरेक्टर, एक्टर ये कहता है पंकज जो तुमने कर लिया ना, हम तो आज भी इन्हें धक्के खा रहे हैं। और जब कोविड आया था, कोविड में लोगों की हालत खराब थी, लोग कैसे कैसे अपना घर चला रहे थे, हमारा चेक आता रहा, पैसे आते रहे, तो हम सिक्योरिटी फील कर रहे थे। लोगों को जब मैं फोन करता था, ऐसे ऐसे लोग थे जो करोड़ों के सेट लगे हुए थे, करोड़ों के सेट, और उन्होंने कहा पंकज जी हमें आपकी मदद चाहिए और हमारे घर में खाना भी नहीं है। तो फिर हमने अपने घर से जो भी हम मदद कर सकते थे, राशन का, इसका, खाना ले जाकर घर घरों छोड़ते थे हम, जैसे क्या है। तो मुझे खुशी होती है कि परमात्मा ने मुझे इतनी अच्छी जगह, हमें लगता है कभी कभी यार मुझे यहाँ क्यों आ गया मैं, यार मुझे ये क्यों नहीं मिला। पर मैं जो आज मेरे पास जो है सुकून, शांति जो है, वो शायद, जो शांति अगर आप समझते हैं बहुत बड़ा, चाहे वो मुकेश अंबानी कह लो, चाहे वो शाहरुख खान कह लो, बड़े बड़े कह लो, जो सुकून उनके पास है, शायद उनसे ज्यादा सुकून आज मेरे पास है, कि मेरी सोच बदल चुकी है। और मुझे लगता है कि आज भी हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। कि मदद तो आप कभी भी कर सकते हैं, अच्छा काम तो आप कभी भी कर सकते हैं, सेवा का काम तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मैं आज भी सेवा करता हूँ लोगों की, ये समझ के। तो मुझे कोई सी तरह की कोई शिकायत नहीं है, और मैं बताना चाहता हूँ कि फिल्मों में जो सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन उससे अच्छा मेरे यहाँ पर हुआ। और आज मुझे ये है कि ठीक है, परमात्मा ने मुझे यहाँ रखा है, मैं आज उसके, मैं घर से निकलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उसका काम समझ के कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा, तो मैं इंस्ट्रूमेंट बन चुका हूँ उनका। तो मुझे फिल्मों में मैं लापता नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा माहौल बदल चुका है फिल्मों का। आजकल ऑडिशन शुरू हो गए, मैं इतना काम करने के बाद भी जब ऑडिशन होता है कि ऑडिशन लेना है आपका, अरे मैंने कहा इतने एपिसोड्स हैं यूट्यूब पर, वो नहीं देखते और आप ऑडिशन की बात करते हैं। और आजकल के बच्चे, 20-20 साल, 22-22 साल के बच्चे जब बोलते हैं ना कि ऑडिशन में जरा आप ऐसे बोलिए, इस लाइन को ऐसे बोलिए, तो हंसी आती है यार कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हुए ऐसे माहौल से। लेकिन आज आज भी मैंने एक फिल्म की मॉरल कॉप, इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे राइटर हैं पवन श्रीवास्तव जी, पवन कुमार, जो एक पोएट हैं, इंटरनेशनल पोएट हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े पोएट हैं। उन्होंने एक फिल्म लिखी, उनके बहुत अच्छे राइटर हैं। मॉरल कॉप मैंने की, एक बच्चे की फिल्म है मोबाइल के ऊपर, कैसे मोबाइल को लेकर बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर फिल्म बनाई उन्होंने। उसमें मैंने भी एक अच्छा काम किया, और कुछ अच्छी फिल्में हैं जो वो लिख रहे हैं, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो मैं अब चुनिंदा हो गया हूँ, मैं चुने में काम कर रहा हूँ। मेरी टीम में अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे, जो जो फिल्में फेस्टिवल्स के लिए बना रहे हैं, है ना। तो एक अरुण मित्रा हैं, एक मिस्टर इरशाद हैं, दिल्ली के, वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। एक मिस्टर अनुराग उपाध्याय हैं, उनके साथ बहुत अच्छी फिल्में लिख रहे हैं, बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अच्छे अच्छे काम करने के लिए अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और अपनी टीम बना रहा हूँ कि हमारे साथ में लाइक माइंडेड पीपल जुड़ें, कोई अच्छा लिखते हो, मैं तो आपसे भी कहूँगा कोई अच्छा राइटर हो, कोई लिखता हो, गाने लिखता हो, तो हम लोग उनको मदद कर सकें कुछ, तो बहुत खुशी होगी। तो मैं जो लापता बीच में हो गया था 26 साल, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा थी, तो मैं वहाँ पर, लेकिन अब मैं, मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी फिल्में बनाऊं, और बस जल्दी देखेंगे आप अच्छे अच्छे रोल्स में। और एक मदद और करिए जी। परमात्मा के उन बंदों के लिए जो आम तौर पर जैसे ही एमवे का नाम आता है तो जी। लोग सोचते हैं कि ओ एमवे, ये जी नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जी ग्रुप बनाते हैं, ऐसा कुछ। एक बहुत सारे लोगों की मिथ कह सकते हैं या उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि आपने ऑलरेडी एक अच्छा खासा इसमें समय दिया है जीवन का, आप सक्सेसफुल हैं, और आपसे अच्छा कौन बता सकता है। तो आप लोगों को बताइए कि एमवे है क्या, क्यों जुड़े, कितना जो लोग समझते हैं वो कितना गलत है और कितना सही है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने तो सोचा नहीं था, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आया, कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ और भी काम करूंगा। लेकिन जब मैं एमवे में आया और जब बताया, तो बताने वाली कौन थी मुझे एमवे, सुधा कपूर, एक मैडम, जो राधा स्वामी, स्पिरिचुअल गुरु, प्रीचर थी वो। तो उन्होंने जब बताया कि पंकज ये भगवान का बिजनेस है, ईश्वर का काम है,
और तुम्हारे पैरों से गंगा बह रही है और तुम लोगों का जीवन बदल सकते हो, वो ऐसी बातें करती थी। तो मैं सोचता था ये एक कोई कोई चालाक औरत है जो बिजनेस में लाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है। माफ कीजिएगा सुधा जी। तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं जाना कि ये तो पीठ पीछे भी ऐसी बात कर रही है और ये अलग औरत है, तो मुझे उनके पास इज्जत बनी। और 7 महीने मैंने ज्वाइन तो कर लिया था ये सोच के कि लोगों को मिलवाता रहूंगा, लोग काम करेंगे। और उन्होंने कहा तुम्हें आप पैसा भी आता रहेगा। पर मेरा पैसा फोकस नहीं था, पता था कि दूसरे लोग मदद करेंगे। लेकिन 6-7 महीना गुजर जाने के बाद, जब उन्हें तंग करने के बाद, जब मुझे समझ में आई, जब मैं बड़े बड़े सेमिनार में गया, मैंने बड़े बड़ी लोगों की ऑडियो सुनी, वीडियो देखी, तो पता चला कि कोई कर्नल है, कोई मेजर है, कोई मिनिस्टर है, कोई बहुत बड़े जिनके पास खुद की गाड़ियां, एंटीक कारें, अपने हेलीकॉप्टर्स, अपने जेट प्लेन हैं। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा बिजनेस है ये, इतना बड़ा, जिसको मैं सोच रहा था कि मेंबर बना दो और इसको जोड़ दो, उसको जोड़ दो। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ शुरू में। लेकिन सुधा जी को कहने पर, उनके हस्बैंड जो विनोद कपूर जी, उन्होंने जब मुझे इस बिजनेस के बारे में जब पता चला, और मुझे लगा वाह, ये तो बड़ा काम है यार, ये तो बहुत अच्छा काम है। और मुझे जब उन्होंने मेरा ड्रीम निकाला, तो मुझे ड्रीम निकालते मैं रो पड़ा कि मैं अमीर हो सकता हूँ। जो मैंने जिल्लतें सही हैं, जो मुझे लोग इप्टा थिएटर में पान मंगवाते थे, सिगरेट मंगवाते थे, झाड़ू लगवाते थे, रोल नहीं देते थे कि हकला ही तो हकलाता है, इसे क्या रोल दें। जब मैं काम मांगने जाता था, लोग बोलते थे हम हकलों पे फिल्म नहीं बना रहे हैं। तो मैंने बहुत जिल्लतें सही, मुझे सेट से निकाल दिया गया। काजोल के फादर शुभम मुखर्जी का मैं असिस्टेंट था, वहाँ उन्होंने मुझे बहुत बुरा कुछ बोल के मुझे सेट से निकाला। तो ऐसी ऐसी मैंने जिल्लतें सही थी। पर सुधा जी ने मुझे अप्रिशिएट किया कि पंकज तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम दुनिया बदल सकते हो लोगों की। और मुझे लोगों की मदद करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था। और फिर मैंने, अंग्रेजी नहीं आती, मैं बताना चाहूँगा आशीष जी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। मैं मैट्रिक फेल हूँ, 3 बार मैट्रिक फेल हुआ। चौथी बार मैं पास जरूर हुआ, लेकिन वो भी ऑफिशियली, लेकिन वो उस समय बहुत सारी नकल हुई थी उस साल। तो वो मेरा नंबर रुक गए मेरी कॉपी के। तो मैं अंग्रेजी में 100 में से आपको 32 नंबर चाहिए होते हैं, तो एक कॉपी में 50 में से मुझे 32 मिल गए, दूसरी में कॉपी मिली ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो मैं वो अनऑफिशियली वो फेल ही रह गया। तो वो बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। मेरे सब संगीत में, मेरी सब बहनों ने पढ़ाई में टॉप किया। मेरे फादर एलआईसी में मैनेजर थे मेरठ में। ओके, मेरा बड़ा भाई भी नहीं पढ़ पाया, मैं भी नहीं पढ़ पाया। तो पहला बड़ा दुख होता था। हमारे पिताजी ने इतना मारा था जब मैं फेल हुआ था, इतना मारा था कि पड़ोसी छुड़ाने आ गए थे कि जान से ही मार दोगे। अरे कोई बात नहीं, फेल ही तो हुआ है। तो मेरे पिताजी का सपना था कि ये एलआईसी में अफसर बन जाए, या आईएएस करे, डॉक्टर बने। लेकिन आज मुझे ये खुशी है कि आज पंकज टिटोरिया जो मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, और जिसको लोगों ने इतनी जिल्लतें, इतनी बेइज्जती की, आज एमवे के जरिए मैं आज हजारों, लाखों, लाखों क्या बोलूं, लाखों तो हजारों लोगों के, मैं डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ। मैं कलेक्टर हूँ, चाहे मिनिस्टर हूँ, चाहे मैंने कोई महकमा साइंटिस्ट हूँ, आज मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं टीच करता हूँ। तो वो मतलब पढ़ाया मैंने कि तुम कैसे पैसे सिक्योर हो सकते हो। तो वो खुशी है कि आज मेरे पिताजी ऊपर से बैठ के देखते होंगे कि जिस बेटे को मैंने इतना मारा था, आज वो मेरा बेटा कामयाब हुआ और लोगों को पढ़ा रहा है ना। तो मुझे आज गम नहीं है कि मैं मैट्रिक फेल हुआ। तो मुझे एमवे के जरिए, जो मुझे एमवे में दिखा, जो मेरे को दिखाया गया, जब मैं ये बोलूंगा कि एमवे का एक मैसेज भी है मेरे बातों से, कि अगर कोई आदमी एमवे करना चाहता है या कुछ भी काम करना चाहता है, दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत अच्छा है, पर इसको मिसअंडरस्टूड किया गया है, इसे समझा नहीं गया इस कंसेप्ट को। जैसे लोग किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, पर जब तक आप जानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो पहले जानो, पढ़ो, सोचो, समझो, और फिर आओ इसमें। तो मैंने इसकी पूरी तहकीकात की कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये क्या कह रहे हैं ये लोग स्टेज से आके। मुझे लगता था स्टेज पे जो लोग आते हैं इनको पैसे दे के बुलाया जाता है, और ये झूठ बोलते हैं यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे बारे में भी लोगों ने ऐसे कहा कि तुम ऐसे हो, फिर मुझे समझ में आ गए। तो इंडिया एमवे का पूरा रुख मोड़ने वाला शायद मैं इंसान ऐसा रहा कि मैं देसी जबान में एमवे का बिजनेस करता करता हूँ। मैंने हमेशा एमवे का प्लान को बहुत सिंपल कर दिया। लोग अंग्रेजी में बात करते थे, लोग सेमिनार करते थे अंग्रेजी में। मैं वो पहला इंसान था जिसने कहा खड़े होकर कि नहीं, हिंदी में बात कीजिए, अगर आपको लोगों के दिलों तक पहुंचना है तो आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो मैंने ये सब किया, और दिल से किया एकदम, बिल्कुल नहीं कोई झूठ फरेब नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, एकदम कि सच्चा 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 काम करेंगे, सक्सेस मिले ना मिले। इसलिए मैं कामयाबी बहुत जल्द, 2 साल में मैं एमरल्ड हो गया था। तो मुझे एमवे में जब मैं आया, तो एमवे में मैंने जो अच्छी अच्छी बातें देखी, वो मुझे बहुत मुतासिर करी, इम्प्रेस कर गई।
इसके प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, किसी का कैंसर में हेल्प हो रही है प्रोडक्ट्स में, किसी की डायबिटीज़ में हेल्प हो रही है ना। ये कोई दवाइयाँ नहीं हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है उनका, लेकिन उसमें हेल्प मिलती थी उनको। और मैं बोलता था, हमेशा आज भी बोलता हूँ कि एमवे के प्रोडक्ट यूज़ करने के लायक नहीं, पूजने के लायक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और क्वालिटी में लोग बिलीव करते हैं। 70 साल लोग हो गए एमवे में, लोगों को 70 साल से पुरानी कंपनी है, इतनी कंट्री में है, हमारा बिजनेस आज बहुत सारी कंट्री में भी है और हिंदुस्तान के तो हर कोने में है। तो मैंने जो एमवे बिजनेस किया आज भी उसके बाद रिस्पेक्ट है, दिल से किया, वो दिल से परमात्मा ने करवाया और हमने दिल से किया। आपको बताने में मुझे बताना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, आप जानते होंगे, तो बोलते हैं आप हमारी कंपनी में आ जाइए। वो पैसे का लालच देते हैं कि लोगों को तो पैसा ही दिखता है, सफलता मतलब पैसा, सफलता मतलब घर, सफलता मतलब गाड़ी। मेरे लिए इन चीज़ों की वैल्यू नहीं थी, आज भी नहीं है इन चीज़ों की वैल्यू, है ना। मेरे पास मुझे कुछ नहीं आता था, है ना, मैंने सब चीज़ सीखा। तो मेरे लिए था कि किसी के घर में इनकम आ रही है क्या, ये ऑटो रिक्शा वाला अमीर हो सकता है क्या। तो हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके स्टूडेंट्स, कोई दारू पी रहा है 20 साल का 19 साल का लड़का, किसी ने के बाप ने बेदखल कर दिया उसको, और वो एमवे में आया तो उसने दारू छोड़ दी, वो माँ बाप की इज्जत करने लगा। तो ये जो चीज़ें थी ना, मुझे मॉरल वैल्यूज़ की जो वैल्यू थी, मॉरल वैल्यूज़ की जो मैंने थी ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया चीज़ ने, अच्छे अच्छे लोगों को देखा। तो मुझे बड़ी बड़ी इतनी बातें हैं कि मैं सवेरे तक बात कर सकता हूँ इसके बारे में, इसका आप पूरा एपिसोड अलग भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है। तो एमवे बिजनेस एक कमाल का बिजनेस है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है तो हर इंसान को अपनी चिप को पहचानना होगा। चाहे वो बॉलीवुड में आ रहा है तो अपनी चिप पहचानिए। एक परमात्मा ने आपको कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो किसी और को नहीं दी। जो अमिताभ कर सकते हैं वो शाहरुख खान नहीं कर सकते, जो शाहरुख कर सकते हैं वो अमोल पालेकर नहीं कर सकते। परमात्मा ने हर किसी को अपनी अपनी चिप दी है, तो अपनी चिप को पहचानना बड़ा ज़रूरी है ना। तो इसलिए चाहे बॉलीवुड में आइए, पहचान के अपने आइए, आप कौन है। एक मैं बोलता था स्टेज से पना होता है, एक अमिताभ पना, एक शाहरुख पना होता है। आपका पना क्या है? पंकज का पना, पंकज जो कर सकता है वो मैं ही कर सकता हूँ, कोई दुनिया का परमात्मा कोई करवा नहीं सकता किसी से। तो अपने आप को पहचानो। एमवे में आ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो, किसी कंपनी में आ रहे हो, उसको देखो, सोचो, समझो। दूसरा जो आपको मेंटरशिप मिलती है, मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में भी। पहले मेंटर तो आपके परमात्मा भगवान बना के माँ बाप को भेजता है। तो एक तो मैं एक मैसेज हमेशा देता हूँ कि जिसने माँ बाप को इज्जत कर ली, सम्मान दे दिया उसको और केयर कर ली, उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। सब जगह सफलता मिलेगी। और जिसने माँ बाप का दिल दुखाया उसे कहीं सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद आपका मेंटोर जो है उसको सबमिट कर दो, वो जो कहे वो करो। मैं जब अपलाइन को प्रमोट करता था, लोग बोलते थे इतना प्रमोशन करते हो तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। मैंने कहा बहुत कम बोलता हूँ भाई। तो मैं अपनी लाइफ में आज जो भी कुछ हूँ, सुधा कपूर, विनोद कपूर, उनका नाम हमेशा लेता रहूंगा। और मेरे कंट्री मेंटोर जो हैं एमवे में, सुमित एंड तान्या बहादुर, उन्होंने हमको जो सिखाया, व्यवहार जो सिखाया, व्यवहार, असली चीज़ व्यवहार जो सिखाई, लोगों से क्या बात करनी, कैसे बात करनी है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे घर में एक लाइब्रेरी है जब मैं अच्छी अच्छी किताबों का मेरे को शौक रहा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड थिंक एंड ग्रो रिच, है ना, यू कैन विन, शिव खेड़ा, और बहुत अच्छी अच्छी किताबें है ना मेरी लाइफ में। कबीर की अनुराग सागर जो मैं बहुत प्रमोट करता हूँ कि किसी को समझना है दुनिया को, कि दुनिया कैसे बनी क्या नहीं, तो अनुराग सागर पढ़िए। तो किताबों का महत्व मुझे समझ में आया। और मैं किताबें हाईलाइटर से पढ़ता हूँ, कि मैं हाईलाइट कर लेता था, फिर हाईलाइटर से पढ़ता था। और मैं देसी आदमी हूँ तो मैं अपनी बातों को देसी जबान में ही लोगों को डिलीवर करता था और करता हूँ आज भी। तो अपना जो मैसेज है ना, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि जो जब जब आप आपका अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं तो चीजें बदलती हैं। जब आप पढ़ते हैं ना, तो अंदर चीजें बदल रही होती हैं कि आप उसको अमल इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, रीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स, है ना। तो चीजें जब बदलती है ना अंदर, तो बदलाव जो लाते हैं समाज में। तो जो एमवे के जरिए लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है ना, वो एमवे एमवे को महान बनाता है। इन प्रोडक्ट से किसी का कैंसर में हेल्प हो गई, किसी की डायबिटीज में हेल्प हो गई, किसी के पैर कटने वाले थे वो बच गए। अगर इनको समझा जाए प्रोडक्ट्स को, तो आपको पता चलेगा कि एमवे क्या है। अगर कोई भी कंपनी अगर हिट होती है, उसके प्रोडक्ट की वजह से होती है, प्रोडक्ट्स हैं। ये कोई चिट फंड नहीं मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है कोई, कि आप इसको सोचेंगे रातों रात अमीर हो जाएंगे। नहीं, आपको मेहनत करनी है, सबमिशन देना है, समझना है, और
लॉन्ग टर्म थिंकिंग थोड़ा रखिएगा। 3 से 5 साल का होंगे तो शायद आप सिक्योर्ड होंगे। अगर बिजनेस आपका सिक्योर्ड है तो आपको रॉयल्टी आएगी, या रॉयल्टी मतलब जो एक पैसा बिजनेस से आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आपकी जनरेशन को भी जाएगा पैसा, अगर आपका बिजनेस स्टेबल है। तो वो सब चीज सोचने वाली है। तो एमबीए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है ना। उसकी वजह से ही आज हमारे बच्चे आज नौकरी नहीं करते किसी की, उनको रेज्यूमे नहीं बनाना पड़ा। आज वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो भी है ना। वैल्यू सीखे हैं। आप जो उनसे बात करेंगे तो हमारे घर में बच्चे नमस्कार ही करेंगे, हाय हम्म। नहीं करेंगे। हम्म। ये सब चीजें जो है ना, ये हमारे जो सिद्धांत जो सीखे हमने एमबी बिजनेस हम्म। से, हर हम्म। किसी को, स्टूडेंट्स को तो ये बिजनेस करना ही चाहिए। हम्म। और हर माँ बाप को इस बिजनेस को समझिए। लोग कह देते हैं, और कभी भी ना किसी को ना बिना कहे अरे कुछ नहीं, अरे बेकार की चीज है, ये नहीं कहना चाहिए। आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी मत कीजिए, है ना। तो अगर आपके सपने हैं, और सपने बड़े हैं, ये बड़ी बात नहीं है। सपने, उन सपनों तक कितने दिन जिंदा रह सकते हो। लोगों की मदद करने का जज्बा अगर आपके अंदर है, आप ऑनेस्ट हो सकते हैं। हमने सच बोलना सीखा। हम सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे, गलत काम करते रहे। हमारे गुरु से ने कहा, कोई बात नहीं पंकज, छोटा बच्चा तो अपनी शिट खा लेता है जब बच्चा होता है जाने में, कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ, जाने दीजिए, अब तो आगे से मत करना। तो हमने 1 मई 2020 से सच बोलना स्टार्ट किया। तो आज अपनी जिंदगी का टोटल बदल चुके हैं पूरा। तो हम बल्ले बल्ले बहुत खुश है। परमात्मा थैंक यू कि आपने हमें उस युग में पैदा किया जिस युग में हमको बिजनेस मिला, हमें मेंटोर मिले, हमें अच्छे अच्छे लोग मिले, आप जैसे लोग मिले। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं परमात्मा। शुक्राना 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 शुक्राना। तो एमबी बिजनेस को समझ के आना चाहिए। आज इस मैसेज को जब लोग देखेंगे, आपको सुनेंगे, तो बहुत सारे लोग आपका भी शुक्राना करेंगे। खासकर वे लोग, ऐसे कई लोग होते हैं जब किसी खास जगह जाना होता है, बोलना होता है, कहते हैं भाई मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। आप जैसे पर्सनालिटी को देख करके घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हिंदी को लेकर के डर जाते हैं। आपने कई बार बताया कि आप हकलाते थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, युवा हैं, जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, और प्रॉब्लम होती नहीं है, एक अनजाना सा डर होता है जिसके कारण ये होता है। तो आपको तो देख के लाखों लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और एक बात और मैं बोलूंगा कि एमवे को लेकर के जो गलतफहमी है या अंडर एस्टिमेट लोग करते हैं, वो भी बहुत हद तक दूर होगा। आपको देखेंगे, सुनेंगे, खास करके आज का जो सेक्शन लोगों के पास जाएगा। एक बात मुझे और भी बताइए कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बड़े सुलझे हुए अंदाज में, और आपके कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो राजनीति में जा चुके हैं, तो कहीं भविष्य में आप राजनीति की तरफ तो आप रुख नहीं करेंगे? देखिए, राजनीति का नाम लोग गंदा गंदा बना दिया है ना। मैं किसी पार्टी का तो हूँ नहीं, मैं तो भगवान की पार्टी का हूँ, है ना। उसी के साथ का हूँ, उसी की पार्टी का हूँ। जहाँ भी अच्छा काम होता है तो अच्छा लगता है। मेरे पिताजी कांग्रेस के थे, कांग्रेसी थे, लेकिन मैं मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। पर अच्छी चीज़ सुनने में मुझे अच्छा इंटरेस्ट रहा। मैंने पहली बार जब एमवे में किसी की डायमंड ने बताया कि हाँ गुजरात में एक आदमी है, दामोदर दामोदर मोदी, वो अच्छा काम करते हैं। मैंने नरेंद्र कहा अच्छा, दामोदर दास मोदी जी। दामोदर दास मोदी, वो हम्म। अच्छा काम करते हैं, पहली बार सुना हमने कोई। 15 एक साल पहले शायद होगा। तो मैंने कहा अच्छा, बोले ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। तो मुझे, वो किस पार्टी से, ये नहीं था, ये था अच्छा काम करते हैं, बढ़िया बात है। फिर उनको सुना, अच्छा लगा। फिर उनकी स्पीचेस सुनी। फिर वो स्पीचेस, बीइंग एक्टर, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि कहीं ऐसा रोल करना पड़ जाए, तो भी सुना कि ऐसे करना पड़ेगा। तो सुनते 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 प्रेम हो गया उनसे, उनकी बातों से प्रेम हो गया, उनके अच्छे कामों से प्रेम हो गया, है ना। फिर मुझे लगा कि अगर, फिर लोग आज भी पॉलिटिक्स को गाली देते हैं, मोदी जी को भी गाली देते हैं, किसी और को भी गाली दे रहे हैं। ये गालियां देने का जो सिलसिला है ना हमारे हिंदुस्तान में, या एक नेचर जो होती है एक आदमी की, कि अब बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, अरे इसका उससे चल रहा है, उसका इससे चल रहा है, उसका इससे चल रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं चल रहा, पर बोल रहे हैं। शाहरुख खान की बुराई हो रही है, अमिताभ बच्चन की बुराई हो रही है, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। तो बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की। हम लोग है ना, अगर हम अपने, जो भी जिसको भी धर्म को मानते हो, शास्त्र को पढ़ते हो, गुरु को मानते हो, अगर उनकी बातों को मान लें तो हम लोग बहुत अच्छे सुधर सकते हैं। फिल्में भी हमारे समाज सुधारक हैं। फिल्में बहुत अच्छी अच्छी हैं। आज के ज़माने में जहाँ नेटफ्लिक्स जैसा ज़माना आ गया है, बहुत दुख होता है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या उससे शिक्षा ले रहा है। गंदी गंदी, आप विश्वास कीजिएगा, मेरे मेरे को गंदे सीन्स बर्दाश्त ही नहीं होते आज।
पहले जरूर थे, जिसे जिसको हम चटकारे लेके सुनते थे, समझ ही नहीं थी। लेकिन जब से हम इस लाइन में आए, एमवे में आए, एमवे के मॉरल वैल्यूज सीखे, सुधा कपूर जी ने, सुमित बहादुर जी ने जब हमें करके दिखाया, तो फिर हमें लगा नहीं यार, तुम पंकज दुनिया के हीरो हो। तुम्हें लोग देख के लोग शराब छोड़ देते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं, अगर तुम ही ऐसे काम करोगे तो सोचो, सोचो कि तुम देख रहे हो और तुम्हें कोई पकड़ ले तो कैसा लगेगा। तो हमने फिर दिल से बदले, दिल से उन चीज़ों को छोड़ा। तो आज भी बर्दाश्त नहीं होता, अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं हमारे ये अपने प्लेटफॉर्म जो है, सोशल प्लेटफॉर्म पर, या बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, अच्छा अच्छा काम देखो। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। मैं आज हम लोग मैं यही सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ लोगों को आज भी। मैं किसी ऑटो में बैठूँ तो बोलता हूँ, तुमने प्रेमानंद जी को सुना है? बोले नहीं। मैंने कहा डाउनलोड करो, प्रेमानंद जी को सुनो, उनकी बातों को सुनो। तुमने अनुराग सागर सुना है? नहीं। कबीरदास को जानते हो? हाँ सुना है, बचपन में पढ़ा है। पर जानते हो कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मोक्ष क्या होता है? स्पिरिचुअल बात जब करता हूँ, बोलते अच्छा। तो मुझे ना अपनी बात जो सच है या मुझे जो सच लगती है, वो लोगों तक पहुंचाने में अच्छा लगता है। तो पॉलिटिकल मुझे मुझे पसंद है, ये बातें मुझे उनकी सुननी। और मैं अभी दिल्ली में सरकार बनी तो मुझे मैंने मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि जो भी भेजना, जिसको भेजना, अच्छा अच्छे लोग आने चाहिए। क्योंकि किसी ने नाम खराब कर दिया, कैसा कर दिया, दिल्ली वल्ली वैसे कर दी वगैरह वगैरह। तो मुझे मुझे अच्छी बातों से है। ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो ही होगा। पर जहाँ मुझे एक मैसेज मिलेगा, जहाँ मेरे पास लोग मिलेंगे कुछ कहने के लिए, तो मैं ज़रूर आगे आके उस बात को ज़रूर कहूँगा, है ना। तो ये है, मैंने कोई सोचा नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि बस मैं अच्छे मैसेजेस देना चाहता हूँ। फिर मेरा तो सपना ये है कि लोग कहते हैं अरे ये तो हो नहीं सकता। मैं मानता नहीं चीज़ को, ये हो नहीं सकता। मैं जब हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, दंगे होते थे मेरठ में, मैं रोता था कि ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में, ये क्यों लड़ रहे हैं, ये तो। और चूंकि मेरे बचपन का दोस्त एक तनसीर सईद है ना, और वो आज भी है। अभी 2 दिन पहले मेरे घर से, कल ही तो गया है घर से, मेरे मेरे बचपन का दोस्त है जिसको 50 साल हो गए हैं, मुस्लिम है। पर हमारी दोस्ती शायद शोले और में जय और वीरू की भी नहीं हो सकती। वो तो फिल्मों में दिखाते हैं, पर असली तो हमने जी है दोस्ती। मुझे बड़ा दुख होता था, आज भी दुख होता है जब किसी को कोई मारता है ना, हमने आतंकवादी मार दिए। मैं आशीष जी सच बता रहा हूँ, अपने दिल की बात बता रहा हूँ आपसे। जब कहते हैं ना हमने इतने आतंकवादी मारे गए, अरे मैंने कहा तो थे तो वो इंसान, किसी ने उसको मार दिया, वो था किसी का लाल। ऐसा ये कब तक होता रहेगा ये परमात्मा? मोदी जी कुछ ऐसा करो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए। मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या कब होगा। पर मैं चाहता हूँ कि झगड़े वगड़े बंद हो, अच्छा हो। और किसी को जो किसी के बारे में कोई भी ना बुरा मत बोलो यार। तुमको नहीं पता किस कृत्य से तुम नरक में जाओगे, किस में स्वर्ग में जाओगे। तो इसको अगर समझोगे ना, चाहे आप हिंदू हैं या जो भी जिस या जो भी उसके हैं, आप समझिए कि आपको क्या सिखाया जाता है ना। किसी भी धर्म में अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, ये अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाओ। अच्छे सपने देखो, अच्छी चीजें करो, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन में अच्छा होना चाहिए। तो मैं इस मेरा बस एक ही आज भी मकसद है, कहना है कि एमवे के जरिए बहुत अच्छे काम दुनिया में हो रहे हैं। आप इतने अच्छे अच्छे लोग या अपनी सैलरी 2.5 लाख रुपए की दान कर दी, गरीबों में कंबल बांट दिए, बहुत अच्छे अच्छे। नेटवर्क मार्केटिंग दूसरी कंपनियां भी बहुत अच्छी हैं, और भी कुछ खराब कंपनियां भी हैं, लेकिन अच्छी पर किसी को बिना सोचे समझे गलत मत करो। किसी को अप्रिशिएट करो सबको। अप्रिसिएशन में बहुत बड़ी ताकत है। मुझे अगर सुधा कपूर ने अप्रिशिएट नहीं किया होता, मैं कभी एमवे बिजनेस में नहीं आता। तो अप्रिसिएशन में बहुत बड़ी बात है, मुर्दे में जान डाल सकते हैं ये, है ना। मैं तो पूछता था, सपना आया मुझे कि एक दिन मोदी जी आए मेरे सपने में। तो मैंने कहा मोदी जी से कहा, मोदी जी ने पूछा, पंकज मुझे एमवे बताओ क्या है?" और मैंने ये स्टेज से भी बोला। तो मैंने कहा मोदी जी, जो काम आप पीएम की कुर्सी पर बैठ के कर रहे हैं ना, एमवे वाले या पंकज टिटोरिया वही काम एमवे में कर रहा है। यही काम कर आप क्या कर रहे हैं? आप स्वच्छता पे बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम स्वच्छता पे बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सब लोग सुखी रहें, अब रोजगार, इतने रोजगार नहीं दे पाते, लेकिन पंकज टिटोरिया के जरिए आज लाखों घरों में इनकम गई। किसी के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 15,000, किसी के 25,000। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये एमवे के जरिए हम लोग कर रहे हैं। आप चाहते हैं लोग अच्छे बने, सद्भावना रखें, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, हम लोग प्रेम बढ़ा रहे हैं। मैं सोचता था कि यार, मैं स्टेज से ऐसी सी बातें करता था, लोग ऐसे कहते क्या बात करते हो पंकज जी। मैंने कहा अगर सब लोग हिंदुस्तान में अगर चाहते हो ना पाकिस्तान, और अगर ये बिजनेस हो जाए, पाकिस्तान में बिजनेस चला जाए, तो कोई आदमी किसी को मारने जाएगा तो बोलेगा ऐसे मत मारो, ये मेरी डाउनलाइन है।
इसे मत मारो, ये मेरा ये अपलाइन है। तो अगर कहाँ फिर नफरत रह जाएगी? तो नफरत को खत्म करो। तो इतना सुंदर बिजनेस है ये, अगर समझ के करें, समझ के। और ये नहीं कि इसको पकड़ लूं, इसको पकड़ लूं, मुर्गा फांस लूं। लोग बोलते हैं मुर्गा फांसने का काम नहीं है ये। तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसके जरिए। तो ये है। हम्म। आपको मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा, इन बातों को सुन करके, प्रेमानंद जी को सुन करके, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस नहीं। हम्म। मैं कबीर पंथ में ने कहा है, मैं किसी के। इसमें क्या डिफरेंस है स्पिरिचुअल और रिलीजियस में? देखिए, हमारे शास्त्रों को बहुत बात करते हैं लोग। मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल है, क्योंकि किसी का थोपना नहीं है। जो कुछ कोई कुछ भी करता है करे, कोई गलत नहीं है, किसी की भावना नहीं है। मैं चूंकि मैं तो आपको ही बोलूंगा, अनुराग सागर अगर पढ़ेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया क्यों बनी, हम कौन हैं, क्यों अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्यों गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो सबके जरिए रास्ते अलग अलग हैं, कोई सी जरिए से सीख रहा है। प्रेमानंद जी का रास्ता, प्रेमानंद जी दुनिया में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को चेंज कर रहे हैं, यूथ को चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अच्छे काम मेरे को जरिए ये मिला, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। मेरे गुरु जी ने बोला, पहला काम है सच बोलना, सत्य बोलो। सच बोल नहीं बोलोगे तो नर्क में जाओगे, है ना। पहले पहले लोग सत्य बोलते थे, 10-10 लाख साल उनकी उम्र होती थी, 10-10 लाख साल। ये सुना है हमने। तो ये चीज सुनिए, तो कबीर पढ़िए, समझिए क्या है। वो कबीर कहते हैं ये कि सबसे बड़ा महाकुंभ में अब लोग नहाने वाने गए। मैं उसमें, मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास ये है कि आप किसी का दिल मत दुखाओ, है ना। और तुम महाकुंभ जाके निकल गए, पाप धोने गए हो या गलत काम कर तौबा करने आए, बाहर निकलते फिर गलत काम करो, तो फायदा क्या हुआ उसका, आप चीज का। सबसे बड़ा ये है, किसी के प्रति किसी का दिल मत दुखाओ। मैंने किताब पढ़ी थी, किसी ने बोला था कि काबा मस्जिद मंदिर जला दो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना, है ना। तो तो ये मैं इस चीजों को मानता हूँ। हमारा मंदिर मंदिर में जाना, ये करना, मैं कभी मंदिर प्रेमी नहीं रहा। माफ कीजिएगा, आजकल मंदिर गुड बिजनेस हो गया है, लोग बिजनेस करने लगे हैं हर जगह। तो ये जो है स्पिरिचुअल, ये है कि परमात्मा, कबीरदास जी हों चाहे गुरु नानक हों, और अब्बास भाई ने भी ये बातें की हैं, वो भी जानते हैं संत का क्या महत्व होता है, संत कौन होते हैं, है ना। उन लोगों को पता ही नहीं है। तो जो ध्यान से के जरिए एकांत में परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लेता है और उससे बातचीत करता है, और जीते जी मोक्ष लेता है, मरने के बाद मोक्ष नहीं, जीते जी मोक्ष ले सकता है, वो हमारे जितने साधु संत आए हैं, वो उनकी शिक्षा है वो। तो ये स्पिरिचुअलिज्म ये समझता हूँ मैं, है ना। तो सबके अपने अपने रास्ते हैं करने के लिए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं नहीं मानता मैं वैसा। मैं हमारा ध्यान से शुरुआत होता है, जीवन 4:30 बजे उठते हैं हम, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और कोशिश कर रहे हैं, पूरे दूध के धुले 100% आज नहीं है, पर हो जाएंगे। वी आर इन द प्रोसेस, वी आर इन द प्रोसेस। तो हमारे ये है प्रोसेस हमारा, कि सब जो है। तो व्यूवर्स, ये थे पंकज टिटोरिया जी, और मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी। और मैं, आपने समय निकाला, आपने इस इंटरव्यू को देखा, और मैं पंकज टिटोरिया जी को और साथ ही आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने द हिलरी टाइम्स को देखा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लव्ड वंस के साथ इस इंटरव्यू सेशन को जरूर शेयर करेंगे, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मैं हूं आप सभी का दोस्त, एक कॉमन आदमी, आशीष कुमार। जय हिंद।